रिलेशनशिप आधारित होती है, तो इसलिए ये इसको प्रोटेक्ट किया गया है। सर अब एक्सक्यूज मी, इसमें यहाँ एक एग्जाम्पशन है, मैं एक्सक्यूज मी सर, एक सेकेंड। जामिया मिलिया इस्लामिया वर्सेस शेख इकरामुद्दीन एयर 2012 दिल्ली 39, वहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है, आई कोट, नो public authority can claim that any information held by it is personal. There is nothing personal about any information or thing held by public authority in relation to itself. तो यहाँ हाँ साफ खैर साफ वो हो जे रहा है, है वो जे फाइडुशियरी। है, हम ई की बात कर रहे हैं अभी। जे पर नहीं बाद में नहीं, ई आते का हैं। हाँ। अभी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की बात ओ चल रही है, अच्छा। हम ई की बात कर रहे हैं, जे पर बाद में आएंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ क्लॉज वाइज हम एक एक क्लॉज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 20118 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 497। इसमें जो एग्जांपल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, दूसरा गार्डियन वार्ड, तीसरा है लॉयर क्लाइंट, चौथा है डॉक्टर पेशेंट, पांचवा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ रिलेशनशिप है जिसको बनाए रखना जरूरी है बहुत सारे अलग अलग कानूनों की वजह से, और इसलिए इसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप माना गया और इसको एग्जम्प्ट रखा गया है। लेकिन इसमें जो प्रोविजो है कि पब्लिक इंटरेस्ट का ओवरराइट दिया गया, और पब्लिक इंटरेस्ट यदि है तो फिर ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, इस तरह का इसमें प्रोविजो है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के जो दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, पहला सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कस किया 2011 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 497। सुप्रीम कोर्ट डिफाइन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कॉम्प्रिहेंसिवली, और उसमें ये बहुत सारे एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। हेल्ड दैट एग्जामिनिंग बॉडी डज नॉट कैपेसिटी विस एग्जामिनर्स। तो इसमें ये इन्होंने होल्ड किया कि चूंकि एग्जामिनर्स के बेनिफिट के लिए ही एग्जामिनर काम करता है, तो इसलिए इवेल्युएशन हो जाने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रखना का कोई कारण नहीं है, तो इसलिए वो कैंडिडेट को दिखाना जरूरी है, और इसलिए सभी को अपनी आंसर बुक देखने का अधिकार है। एक्सेप्शन ऑपरेट्स विस विस थर्ड पार्टीज नॉट द बेनिफिशियरी हिमसेल्फ, मतलब वो अपनी देख सकता है, दूसरों की नहीं देख सकता है। तो इस तरह से इसमें ये एक्सेप्शन को भी वैलिड माना गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा जजमेंट है ये। अब दूसरा है बिहार सब पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी 2012 13 एससीसी पेज 61। शैलेश गांधी साहब ने भी अपने बुक में जो क्रिटिक दिया है, इसमें अलग अलग केसेस डिस्कस किया है, तो कुछ उस पर भी आधारित है। इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स इट विद इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, यदि वो चीज कॉन्फिडेंशियल है तो फिर वो वैश्वासिक नातेदारी में आता है। जैसा कि अ, अ, ये इवेल्युएशन गाइडलाइंस होता है, कुछ और भी चीजें होती है, तो ये स्कोर्स वगैरह डिटेक्ट नहीं किए जाते थे, और ये प्रॉब्लम कई जगह पर आती है, जेई में है, कैट में है, नीट में है, बहुत सारी एग्जाम्स है, यूजीसी की नेट है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट टेस्ट वगैरह है। एग्जाम्शन इज कंडीशनल नॉट एब्सोल्यूट। इसमें ये होल्ड किया गया कि जो एग्जाम्शन है ये कंडीशनल है, एब्सोल्यूट एग्जाम्शन नहीं है, और पब्लिक अथॉरिटी कैन ओवरराइड इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स। तो इसमें ये एक्सेप्शन जो है उसको वैलिड माना गया है कि एक्सेप्शन यदि है और पब्लिक इंटरेस्ट है तो वो सूचना देनी चाहिए। तो इस तरह से एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन दो मतलब जो प्रोविजो, ये क्लॉज प्लस उसका प्रोविजो, ये दोनों को इसमें इंटरप्रेट किया गया था। इसके बाद फिर जो अगला अप्लीकेशन टू फाइल्स आता है, फाइल या फाइल नोटिंग्स। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट का केस था, रिट पिटीशन सिविल 499 ऑफ 2012। इसमें जो कोर्ट के सामने इशू था कि वेदर फाइल नोटिंग्स एंड जेएजी ओपिनियंस आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 81E। तो इसमें यह था कि जो जूनियर एडवोकेट अकाउंटेंट जनरल है, उसने जो लिखा है, या एडवोकेट जनरल ने, तो इसमें अकाउंटेंट जनरल वाला था मामला। नो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन यूपीएससी एंड डिपार्टमेंट सीकिंग एडवाइस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया इसमें कि यूपीएससी और डिपार्टमेंट जो उसे एडवाइस मांगता है, इसमें कोई भी वैश्वासिक नातेदारी नहीं है, ये चूंकि दे आर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। फाइल नोटिंग्स कैन नॉट बी डिनाइड टू द एम्प्लॉय अगेंस्ट whom दे आर यूज। तो जिसके अगेंस्ट में वो किया जा रहा है, तो उसका अधिकार बनता है कि वो फाइल नोटिंग्स को देखे। और तीसरा, इंफॉर्मेशन यूज इन डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी विथहेल्ड फ्रॉम अफेक्टेड पार्टी। किस आधार पर निर्णय लिया गया ये अफेक्टेड पार्टी को बताया जाना जरूरी है, क्योंकि वो उससे प्रभावित होता है। डिनाइल वुड वायोलेट प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। तो इसलिए इंफॉर्मेशन डिनाइड नहीं किया जा सकता है। की प्रिंसिपल इसमें था कि पब्लिक इंटरेस्ट और डिमांड्स इंफॉर्मेशन इवन सच ए सिचुएशन वुड हैव टू बी डिस्क्लोज। तो चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड इसमें दिया हुआ है, तो वो प्रोविजो को मानते हुए इसमें कहा कि फाइल नोटिंग जो है वो दिया जाना चाहिए।
दूसरा, वेन सेक्शन 8(1) कैनॉट बी इन्वोक्ड, यूपीएससी वर्सेस जीएस संधू, ये बहुत लैंडमार्क केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, रिट पिटीशन सिविल 4079 ऑफ 2013, यूपीएससी नॉट इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद डिपार्टमेंट, ये इसमें भी होल्ड किया गया। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एम्प्लॉय कैनॉट बी हेल्ड इन ट्रस्ट, तो चूंकि उसके बेनिफिट के लिए है तो वो फिड्यूशियरी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट एम्प्लॉय, तो फिर वो ट्रस्ट है, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको यूपीएससी एक्ट्स इन स्टैट्यूटरी कैपेसिटी नॉट एज एजेंट ऑफ क्लाइंट। तो इसमें कहा कि चूंकि संविधान के तहत बना है पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो स्टैट्यूटरी कैपेसिटी है, इसलिए वो कोई एजेंट या क्लाइंट की तरह कोई प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो दिया जाना चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर जयचंद्रन का केस है, रिट पिटीशन सिविल 3406 ऑफ 2012 दिल्ली हाई कोर्ट, पासपोर्ट ऑब्लिगेशन, इसमें पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। बैंक जनरेट्स पैन एंड पासवर्ड्स बट डजंट क्रिएट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो बैंक जो है ये वैश्वासिक नातेदारी क्रिएट नहीं करता है, किसी पैन और पासवर्ड जनरेट करता है। एंड थर्ड पार्टी प्रोसीजर अंडर सेक्शन 11 मस्ट बी फॉलोड, तो ये दिया जा सकता है, लेकिन जो 11 है उसकी जो प्रोसीजर है 11(1)(3)(4)(19)(2)(19)(4), ये फॉलो किया जाना चाहिए फॉर फिजिकल सेफ्टी। सो टू कैटेगरीज ऑफ एग्जेप्टेड इंफॉर्मेशन, तो इसमें पहला जो है कि इंफॉर्मेशन एंडेंजरिंग लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, और दूसरा है इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई ऑफ इंफॉर्मेशन असिस्टेंस फॉर लॉ एनफोर्समेंट, ये क्लॉज में लिखा है बेयर एक्ट। इसमें लाइफ का इंटरप्रिटेशन वो किया जो 21 में दिया है, कि एक्सप्रेशन लाइफ हैज वाइड कॉनोटेशन इंक्लूड्स रेपुटेशन एंड डिग्निटी, मतलब इट इज नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, बट इसमें रेपुटेशन और डिग्निटी भी है, रेपुटेशन और डिग्निटी को भी हार्म करता है, तो वो सूचना नहीं दिया जा सकता। एंड फिजिकल सेफ्टी इज मोर रिस्ट्रिक्टेड, तो फिजिकल सेफ्टी की बजाय इसमें लाइफ को वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया था। एंडेंजरमेंट मींस एक्सपोजर टू पेरिल और हार्म, तो इसमें कोई भी नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है, चाहे वो भी लाइफ में आ जाता है, और वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया था, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 21 के कुछ जजमेंट्स। Recording in progress. हो सकता है ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन वल्नरेबल व्हेन पोस्टेड अंडर सेम पर्सन, अब जो डेपुटेशन पर है तो उनके लिए ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि कुछ टाइम बाद अपॉइंटमेंट फिर चेंज होता है। प्रोटेक्शन नीडेड बट कैन बी अचीव्ड बाय रिडक्टिंग नेम्स और डेजिग्नेशंस, कि प्रोटेक्शन तो जरूरी है तो नोटिंग्स बता दिया जाए, लेकिन जो पर्सन है उसका नाम और डेजिग्नेशन है वो ना बताया जाए, मतलब रिडक्शन जो है सेक्शन 10 यूज किया जाए, ये इसमें कहा है। कंप्लीट इसको विलोपन बोलेंगे हिंदी में, रिडक्शन को विलोपन कर दिया जाए उसका, जैसा सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कंप्लीट डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट जस्टिफाइड, तो ये यूपीएससी वर्सेस जीएस संधू में होल्ड किया गया था। इसमें बैलेंसिंग अप्रोच था कि प्रोवाइड फाइल नोटिंग्स, रिडैक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, लेकिन वो रिमार्क किसने लिखा है वो ना बताया जाए, जैसे कि आजकल फेसलेस इसमें हुआ है इनकम टैक्स के मामले में, कि कौन असेसमेंट कर रहा है वो पता नहीं चलता, और असेसमेंट को भी पता नहीं चलता कि वो किसका असेसमेंट कर रहा है। ब्लॉक नेम्स डेसिग्नेशन डेट्स, तो ये चीजें ना बताई जाए। एंड रिमूव सिग्नेचर्स एंड आइडेंटिटी मार्क्स, तो ये सेक्शन 10 को लागू किया जाए, ये यूपीएससी वर्सेस जीएस संधू केस में होल्ड किया गया था। इसके बाद 81H इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, क्योंकि एज भी बहुत बार इन्वोक किया जाता है। सो इंफॉर्मेशन इंपीडिंग लीगल प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट्स आर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिस्पोजल वुड इंपीड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। तीन चीजें हैं वैसे तो बेयर एक्ट में, इन्वेस्टिगेशन है, एप्रीहेंशन है, मतलब जहां पे अरेस्ट करना बाकी है, और प्रोसिक्यूशन। भगत सिंह वर्सेस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 146 2008 डीआरजे पेज 63 में लिखा है, अथॉरिटी मस्ट डिस्क्लोज सेटिस्फैक्टरी रीजंस, कि जब भी एज है तो केवल
इन्वोक करने से नहीं होता है, रीजन भी रिकॉर्डेड होने चाहिए। रीजंस मस्ट बी जर्मन टू ओपिनियन फॉर्मेशन, कि रीजन के आधार पर ओपिनियन फॉर्म किया गया है कि ये नहीं देना चाहिए। एंड ओपिनियन शुड बी रीजनेबल एंड बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स। तो मटेरियल फैक्ट्स होनी चाहिए। जैसे पुलिस को भी हर बार पूछा जाता है कि आप किस स्टेज में है, ये फायर हुआ है, अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल हुआ नहीं हुआ, ट्रायल शुरू हुआ नहीं हुआ, कौन सी स्टेज है, क्या है, बताना चाहिए। एंड सेंस दिस सेक्शन 8(1) ये बहाना बन जाता है कि इम्पीड करेगा, ये बताना भी जरूरी है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एग्जेम्पशन का जो केस लॉ है कि सुधीर रंजन सेनापति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन सिविल 7048 2011, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। फैक्ट्स ये थी कि पिटिशनर अक्यूज सॉट प्रोसिक्यूशन फाइल नोटिंग्स। अब जो आरोपी था उसी ने अपने फाइल की नोटिंग्स मांगी। हेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, चार्जशीट फाइल्ड। अब चूंकि कंप्लीट हो गया है तो फिर ये चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। नो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ डिस्क्लोजर वुड इम्पीड प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन अफेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि चार्जशीट में तो कॉपी दी जाती है उसको चार्जशीट की, ताकि अपना बचाव कर सके, वकील भी दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन सॉर्ट रिलेट्स टू, क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट रिलेट्स टू पिटिशनर्स ओन केस, वो अपने ही केस की मांग रहा था। So denial of information would violate natural justice and information crucial for defense cannot be withheld. So principle ये था कि burden on state to show impediment to prosecution। तो ये स्टेट का बर्डन है कि वो बताए कि इससे कैसे प्रोसिक्यूशन इम्पीड होगा। अब इसमें पोस्ट इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोजर, कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है वहां पे क्या किया जाए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओपी नाहर, रिट पिटीशन सिविल 3616 ऑफ 2012 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स थी, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिनाइड व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, पर्सन ग्रांटेड बेल, सो नो इम्पेडिमेंट टू अप्रहेंशन। वो जमानत पे है तो अरेस्ट तो किया ही जा सकता है, जमानत कैंसिल भी हो सकती है। सो इसमें कोई अप्रहेंशन में कोई इसमें इम्पेडिमेंट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सेक्शन 8(1) इज रिक्वायर्स एक्टिव Recording in progress. vested right accrues after 30 days अंडर सेक्शन 7। तो इसमें सेक्शन 7 जो होता है उसके जब 30 दिन हो जाते हैं उसके बाद ये राइट बन जाता है। डीसीपी दिल्ली वर्सेस डी के शर्मा, ये रिट पिटीशन सिविल 1248 ऑफ 2009 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें था इवन केस डायरी कैन बी डिस्क्लोज पोस्ट टाइम। ये केस डायरी 22 आरटीआई एक्ट और राइट सीआरपीसी प्रोविजंस, इसमें ये होल्ड किया गया था कि आरटीआई एक्ट और राइट सीआरपीसी। इंफॉर्मेशन सॉर्ट अबाउट ओन केस कैन नॉट बी डिनाइड। वो अपने ही केस के बारे में जानकारी मांग रहा है तो वो डिनाई नहीं की जा सकती। इसके बाद सेक्शन 8(1) पर्सनल पे आते हैं। इसमें जो था, information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. दूसरा है कि does it relate to public activity or interest or cause unwarranted privacy invasion. एक्सेप्शन ये था कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइज डिस्क्लोजर, सो रिक्वायर्स रिकॉर्डेड सेटिस्फैक्शन, कि इसमें पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है। अब इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, इस पर भी हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन किया था। दिल्ली हाई कोर्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सीआईसी के सभी केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। सो यूपीएससी वर्सेस आरके जैन, रिट पिटीशन सिविल 1243 2011। पर्सनल इंफॉर्मेशन वुड बी इंफॉर्मेशन दैट पर्टेन्स टू ए पर्सन। ये मतलब एक वर्बेटिम डेफिनेशन किया कि जो व्यक्ति के संबंध में है वो व्यक्तिगत है। इट टेक्स इनटू इट्स फोल्ड पॉसिबली एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पर्सन। अब इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है पर्सनल में। तो कैटेगरीज, इंफॉर्मेशन मे और मे नॉट रिलेट टू पब्लिक एक्टिविटी। तो पहले ये देखना चाहिए कि पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं है। दूसरा, इंफॉर्मेशन मे और मे नॉट बी प्राइवेट, कि वो प्राइवेट है या नहीं है। जैसे कि व्यक्ति का नाम, अब नाम तो सबको पता होता है तो वो प्राइवेट नहीं है, पर्सनल है लेकिन प्राइवेट नहीं है। दूसरा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जो प्राइवेट है ये एक सबसेट है, पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत वाइड है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसका एक पार्ट है। ऑल दैट इज प्राइवेट इज पर्सनल बट ऑल पर्सनल मे नॉट बी प्राइवेट, कि जो भी प्राइवेट है वो सब पर्सनल है। तो इस तरह से पर्सनल जो है इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड बन जाती है, लेकिन जो ऑल पर्सनल जो है वो सब कुछ प्राइवेट नहीं होता है।
क्योंकि व्यक्ति का नाम तो दूसरे व्यक्ति ही लेते हैं, तो नाम जो है वो पर्सनल है लेकिन वो प्राइवेट नहीं है क्योंकि सबको मालूम है उसका नाम। तो ये पर्सनल और प्राइवेट का ये डिफरेंशिएशन दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था 2011 में। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेसी राइट्स की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। सो राइट टू प्राइवेसी इज एज फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड इन खड़क सिंह, गोविंद, राजगोपाल, कैनरा बैंक। ये सब अलग अलग केसेस है। आखिरी में लिस्ट दिया है मैंने प्रेजेंटेशन के एंड में साइटेशन के साथ। जस्टिस ब्रांडेस का कहना था राइट टू बी लेट अलोन, कि किसी को अकेला छोड़ दिया जाए। और ये इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन है इंक्लूड्स पर्सनल इंटीमेसीज, मतलब होम, फैमिली, मैरिज, मदरहुड, प्रोक्रिएशन, मतलब सेक्सुअल प्रेफरेंस वगैरह, ये सब प्राइवेट माना गया था। बैलेंसिंग विद आरटीआई, इंग्लिश लॉ शुड रिकॉग्नाइज ए राइट टू प्राइवेसी। ये चूंकि जस्टिस ब्रांडेस का है तो ये ब्रिटिश लॉ पर है। इंग्लिश लॉ शुड रिकॉग्नाइज ए राइट टू प्राइवेसी, नन ऑफ दीज राइट्स इज एब्सोल्यूट, these exceptions are to be allowed whenever the public interest in openness outweighs the public interest in privacy। तो इस तरह से ओवरराइडिंग था कि प्राइवेट इंटरेस्ट है तो देना चाहिए। लॉर्ड डेनिंग इन व्हाट नेक्स्ट इन लॉ, तो इस तरह से इसको आरटीआई के साथ बैलेंस किया जा सकता है। अब पर्सनल वर्सेस पब्लिक इंफॉर्मेशन का जो डिस्टिंक्शन है, पहले हमने प्राइवेट देखा, अब हम पब्लिक देखते हैं कि पब्लिक एक्टिविटी वर्सेस प्राइवेट लाइफ। यूपीएससी वर्सेस आरके जैन केस था। इसमें आरके जैन जो बैंक एम्प्लॉय थे, इन्होंने ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन मांगी थी। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी गया था। पब्लिक एक्टिविटी है, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी हैज इनहेरेंट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पब्लिक एक्टिविटीज इज नॉट एक्सेम्प्ट। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ओवरराइड रूल कर दिया। प्राइवेट इंफॉर्मेशन ये है कि पर्सनल इंटीमेसीज, होम, फैमिली, मैरिज, मदरहुड, प्रोक्रिएशन प्रोटेक्टेड अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट शोन। एग्जाम्पल्स है सर्जन्स परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये पब्लिक एक्टिविटी है, लेकिन वो उसके फैमिली डिटेल्स है सर्जन के तो वो प्राइवेट है, क्योंकि उसका फैमिली से सर्जन के पब्लिक लाइफ का कोई कंसर्न नहीं है। सो इसलिए ये जो दो चीजें इस तरह से डिस्टिंग्विश किया गया कि पब्लिक एक्टिविटी क्या है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में सोर्स ऑफ इनकम माना गया था दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। ब्रिजलाल वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रिट पिटीशन सिविल 3057 ऑफ 2012। इसके फैक्ट्स ये थे कि पेटिशनर फाइल टैक्स इवेशन पिटीशन, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ थर्ड पार्टी सीएमपी सिंह, और सीपीआईओ डिनाइड अंडर सेक्शन 81J। It was held that source of income is personal information, no relationship to public activity or interest of third party। क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर उसकी जो इनकम या ये जो है इस तरह से टैक्स का ये मांगा जा रहा है तो वो पब्लिक एक्टिविटी से इसका कोई मतलब नहीं। वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड टी बी बार्ड बाय लिमिटेशन सफिशिएंट डिस्क्लोजर। सो ऑलरेडी जो इन्फॉर्म, तो टैक्स इवेशन पिटीशन जो है इसमें ये बार्ड है लिमिटेशन लॉ से कि इतने टाइम बाद नहीं दिया जा सकता। सो सफिशिएंट डिस्क्लोजर है एंड सेक्शन 81J वाज करेक्टली इन्वोक्ड। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड किया था ब्रिजलाल केस में कि इनकम टैक्स की ये जो इन्फॉर्मेशन है थर्ड पार्टी की वो नहीं दी जा सकती और सोर्स ऑफ इनकम का भी नहीं बताया जा सकता। इसके बाद फिर मेडिकल इंफॉर्मेशन है, विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल 803 ऑफ 2009 दिल्ली हाई कोर्ट। ये सुभाष चंद्र अग्रवाल के 2010 केस के पहले वाला केस है। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर सॉट वाइफ से अपने वाइफ के सर्विस डिटेल्स मांगे, लीव एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल नॉमिनेशंस, इन्वेस्टमेंट्स फॉर यूज इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। इट वाज हेल्ड दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ थर्ड पार्टी, वाइफ, क्योंकि वाइफ है तो थर्ड पार्टी है आरटीआई के मुताबिक, नो पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व, क्योंकि एक को दिया तो फिर सबको देना पड़ेगा, और इमटेरियल दैट थर्ड पार्टी इज स्पाउस, तो ये स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, दैट इज इमटेरियल, एंड प्राइवेट लिटिगेशन इज नॉट पब्लिक इंटरेस्ट। तो प्राइवेट लिटिगेशन है वहां पे ऑलरेडी फैमिली कोर्ट वगैरह चैनल उनके पास है, वहां से वो कर सकते हैं। सो आरटीआई इन्वोक करने की जरूरत नहीं है या आरटीआई इसमें लागू नहीं होता है। प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 81J अवेलेबल इवन टू स्पाउसेस, तो 81J का जो प्रोसीजर है वो फिर फॉलो किया जाना चाहिए, और ये जो प्रोटेक्शन है 81J का ये हस्बैंड वाइफ को भी अवेलेबल है, तो इसलिए ये इट इज अवेलेबल टू स्पाउसेस, ये इसमें होल्ड किया गया था। तो थर्ड पार्टी की मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता, ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था, इवन टू हस्बैंड। फिर थर्ड पार्टी एसेट्स, बैंक इंफॉर्मेशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी सिविल 2794 ऑफ 2012 दिल्ली हाईकोर्ट, कॉल डिटेल्स एंड एसएमएस डिटेल्स ऑफ थर्ड पार्टी सॉट। It was held that information relates to affairs of subscriber, not service provider. TRAI cannot access under section 12(1) of TRAI Act। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी इसको 12(1) में एक्सेस नहीं कर सकती। फंक्शन डोंट इंक्लूड प्रोवाइडिंग सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें कॉल डिटेल्स ऑफ और एसएमएस डिटेल्स है वो नहीं दिए जा सकते।
पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 81J, तो ये 81J में नहीं दिया जा सकता। कम्युनिकेशन डिटेल्स एंड एसएमएस कंटेंट्स आर प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेसी है, ये भी फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए कम्युनिकेशन डिटेल्स और एसएमएस कंटेंट नहीं दिए जा सकते, केवल टेरिफ या बिलिंग इंफॉर्मेशन के लिए कलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया जाता है। वुड वायलेट फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, तो यहाँ पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया था और ये इंफॉर्मेशन देने से मना किया गया था ये ट्राई वाले केस में। अब इसमें एसेट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स है, इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, संपत्ति की इंफॉर्मेशन। सो इनिशियल लिबरल अप्रोच, नाउ रिवर्स। पहले गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस है वर्सेस सीआईसी 2011-1, इससे सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 212 212। Supreme Court held assets and liabilities of public servants are personal information. Details in income tax returns are personal information exempted under section 81J, can be disclosed only if larger public interest shown. मतलब पब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन ये तो होल्ड किया, लेकिन ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया फॉलो करना जरूरी है। सेक्शन एपेलेट अथॉरिटी मस्ट रिकॉर्ड सेटिस्फैक्शन, तो ये रिकॉर्ड करना जरूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट अपील सेकंड अपील का भी उसको अधिकार दिया जाए, उसको नोटिस दी जाए कि हम ये डिस्क्लोज कर देंगे 30 दिन बाद या 90 दिन बाद, तो इस तरह से नोटिस या डिसीजन देना जरूरी है। तो पब्लिक सर्वेंट्स एसेट्स, अब इसमें ग्रेजुअली रिस्ट्रिक्शन बढ़ते गई। इलाहाबाद बैंक वर्सेस नीतीश कुमार त्रिपाठी 2013 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन, दिल्ली 2491, ये हाई कोर्ट का केस है। एसेट्स डिक्लेयर टू एम्प्लॉयर इक्वल टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो जो भी संपत्ति का विवरण एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देता है, इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन माना गया इस केस में। इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज एसेट्स टू एम्प्लॉयर इज पर्सनल, डिस्क्लोजर रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सच सेटिस्फैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, विदाउट रिकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन डिस्क्लोजर कैन नॉट बी ऑर्डर्ड एंड अप्लाइड गिरीश रामचंद्र देशपांडे प्रिंसिपल, क्योंकि वो जजमेंट 2012 में आ गया था, तो उसके आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 में यह निर्णय दिया। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस राजगीर, रिट पिटीशन सिविल 13219 ऑफ 2009, दिल्ली हाई कोर्ट, इसमें ये होल्ड किया गया डिटेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट, तो इसमें ये किया कि जो भी अचल संपत्ति है ये एग्जेम्प्टेड है डिस्क्लोजर से, एंड नो क्रेडिबल जस्टिफिकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन शोन, पब्लिक इंटरेस्ट साबित नहीं कर पाया इसमें एपेलेंट, एंड मियर क्लेम ऑफ प्रिवेंटिंग करप्शन इनसफिशिएंट, तो केवल करप्शन को रोका जाए ऐसा क्लेम करना या दावा करना ये सफिशिएंट नहीं है, और इसलिए यह सूचना नहीं दी जा सकती, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने होल्ड किया था। मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ये एक बड़ा लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मेडिकल रिइंबर्समेंट का खर्च वगैरह की सूचना मांगी गई थी। सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, एलपीए, लेटर पेटेंट एप्लीकेशन। लेटर पेटेंट ये होता है कि जो जज को लेटर लिखा गया उसको वो लेटर पेटेंट एप्लीकेशन करके ये पेटिशन की तरह ट्रीट करता है। 2015 ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था पहले। मेडिकल रिइंबर्समेंट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल जजेस फॉट, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, तो हाईकोर्ट का ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में मान्य रखा था। तो इसमें मेडिकल रिइंबर्समेंट डिटेल्स मांगे थे अलग अलग जजेस के। हेल्ड जज वाइज मेडिकल एक्सपेंडिचर इज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन इंडिकेट पर्सनल हेल्थ, तो इसमें ट्रीटमेंट या मेडिसिन के डिटेल नहीं दिए जा सकते। अनवारंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। टोटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी फर्निश, जो वित्तीय सूचना है वो दे दी गई थी, कितना पैसा खर्च हुआ वो दे दिया गया, तो अब वो कौन सी बीमारी कौन सा ये है ये सब नहीं दिया जा सकता, मेडिसिन वगैरह। नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, तो कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं था, एंड डिस्क्लोजर वुड नॉट सर्व पब्लिक पर्पस। So key point was even public servants are entitled to medical privacy. So public servants है तो मेडिकल प्राइवेसी सबकी है, किसने कितनी छुट्टी ली, किसने कितना पैसा लिया ये बता दिया जाता है, लेकिन क्या बीमारी है या मैटरनिटी प्रेगनेंसी या ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब चीजें प्राइवेट होल्ड किया गया। तो ये मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इसमें जजेस की मांगी गई थी। इसके बाद आता है एजुकेशनल रिकॉर्ड क्वेश्चन पेपर्स। एम्स वर्सेस विक्रांत भूरिया, LPA 487 2011, दिल्ली हाई कोर्ट, ये भी लेटर पेटेंट एप्लीकेशन था। MCH सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉर्ट। MCH जो होता है ये मैजिस्ट्रेट की तरजीह होता है, जैसे SGPG IMS लखनऊ में है, एम्स में भी है। तो ये MBBS के बाद MD या MS होता है। MD जो होता है वो मेडिकल होता है, MS सर्जिकल, और MS के बाद फिर MCH होता है। तो ये भी होता मास्टर्स है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू डॉक्टरेट इन सर्जरी। ये फ्रेंच है, मैजिस्टर की तरजीह बोलते हैं इसको। और जो MD के बाद DM होता है, दैट इज डॉक्टरेट इन मेडिसिन। इसके अलावा PhD भी होता है, प्लस पोस्ट डॉक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्सेज PDCC भी होता है। तो इस तरह से ये डॉक्टरेट डिग्री होता है, सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस एग्जाम। हेल्ड लिमिटेड क्वेश्चंस इन सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स,
अब इसमें ये होल्ड किया गया कि बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक यदि बता देंगे तो लोग मेमोरी कर लेंगे, फिर एनालिटिकल एबिलिटी हम कैसे टेस्ट करेंगे। ये पब्लिक अथॉरिटी मतलब एम्स का कंटेंशन था। डिस्क्लोजर वुड अफेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, मेमोरी और एनालिटिकल एबिलिटी वुड बी रिवार्डेड, एकेडमिक अथॉरिटीज एक्सपर्ट ओपिनियन टू बी रिस्पेक्टेड। जो एम्स के एकेडमिक अथॉरिटीज है, चूंकि एमसीएच की बहुत ही लिमिटेड सीट होती है इंडिया में, कुछ ही जगह पर है, सुपर स्पेशलिटी टेरिशरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में ही होता है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर पौंडीचेरी, एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ वगैरह। अब तो खैर एम्स सभी जगह पर बन गया सभी स्टेट्स में। एकेडमिक अथॉरिटीज एक्सपर्ट ओपिनियन इज टू बी रिस्पेक्टेड, पब्लिक इंटरेस्ट इज इन फेयर सिलेक्शन आउटवेज डिस्क्लोजर। सो फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट है, और इसलिए क्वेश्चन बैंक नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 8 प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सो आरटीआई नॉट टू इंटरफियर विद एकेडमिक प्रोसेसेस, कि आरटीआई जो है ये एकेडमिक प्रोसेस के साथ इंटरफियर ना करे, ये इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने होल्ड किया था। फिर आता है आंसर शीट्स एंड ओएमआर शीट्स। तो जहां पर हजारों लाखों कैंडिडेट होते तो ऑटोमेशन के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज करते हैं, जहां पे ओवल या ये सर्कल्स मार्क किए जाते हैं एबीसीडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। सो आईआईटी दिल्ली वर्सेस नवीन तलवार, रिट पिटीशन सिविल 747 2011 दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट्स, डिस्क्लोजर ऑर्डर्ड, डिस्टिंक्शन फ्रॉम कन्वेंशनल आंसर शीट्स। अब इसमें कोर्ट ने ये किया कि ओएमआर शीट से वो दिया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ओएमआर ओआरएस इवेल्युएटेड बाय कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस। इसमें एक पॉजिटिव मास्टर होता है, एक निगेटिव मास्टर होता है। पॉजिटिव ये चेक करता है कि जैसे एबीसीडी है, उसमें सी आंसर करेक्ट है तो देखता है कि सी करेक्ट मार्क किया या नहीं किया। निगेटिव मास्टर ये चेक करता है कि ए बी और डी खाली है कि नहीं, अदरवाइज हो सकता है किसी ने एक से ज्यादा भी मार्क किए हो। तो पॉजिटिव मास्टर और निगेटिव मास्टर, इस तरह से हर एक आंसर शीट मशीन से 2 बार चेक होती है, और फिर मशीन से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व किया जाता है, काउंटिंग किया जाता है। सो नो कहीं कोई मशीन रिजेक्ट कर दे तो फिर उसमें ह्यूमन ऑपरेटर इंटरविन करता है, क्योंकि हजारों लाखों आंसर शीट्स होती है। तो नो मैनुअल मार्किंग बाय एग्जामिनर्स, नो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद इवैल्यूएटर, क्योंकि इवैल्यूएटर तो मशीन से ही होता है, इसमें कोई आदमी जनरली होते वो भी जहाँ जरूरी होती है वहां पे इंटरविन करते हैं, मशीन रिजेक्ट कर दे तो। कैंडिडेट सिलेक्टिंग ओन ओआरएस नॉट थर्ड पार्टी, सीकिंग ओन ओआरएस। अब इसमें ये था कि वो अपनी खुद की ओआरएस मांग रहा था, ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट। सो एनहांस ट्रांसपेरेंसी विदाउट हार्मिंग सिस्टम, तो इसमें सिस्टम का कोई हार्म नहीं है, और ये होल्ड किया गया कि हर एक कैंडिडेट अपनी ओएमआर को ले जा भी सकता है साथ में एग्जाम के वक्त ही। तो आजकल कार्बन पेपर भी देते हैं, और वो एक कॉपी अपने लेके भी जा सकता है, ताकि उसको याद रहे उसने क्या लिखा था। बस वो इंटरचेंज नहीं कर सकता एग्जाम में एक दूसरे के साथ। सो फोटो कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स ओन ओआरएस मस्ट बी प्रोवाइडेड, नो रिवैल्यूएशन राइट क्रिएटेड, इससे कोई उसका रिवैल्यूएशन का राइट नहीं बन जाता है। कंडीशन इन ब्रोशर कैनॉट ओवरराइड आरटीआई एक्ट, तो ब्रोशर में केवल कंडीशन लिखने से आरटीआई एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है इसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ओएमआर शीट्स का डिस्क्लोजर अलाउ किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आईआईटी दिल्ली केस में। केस डायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स। अब पुलिस केसेस पर आते हैं। डीसीपी दिल्ली डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस डी.के. शर्मा, रिट पिटीशन सिविल 1248 ऑफ 2009 दिल्ली हाईकोर्ट, केस डायरी आफ्टर ट्रायल कंप्लीशन। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 172 टू सीआरपीसी वर्सेस आरटीआई एक्ट, सो केस डायरी नॉट ऑर्डिनरीली डिस्क्लोज ड्यूरिंग ट्रायल, क्योंकि इसमें विक्टिम होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, आरोपी होते हैं, वकील रख सकते हैं, और पूरी एग्जामिनेशन वगैरह कोर्ट में होती है। सो आफ्टर ट्रायल कंक्लूजन नो इम्पेडिमेंट टू डिस्क्लोजर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अफेक्ट हो तभी एज किया जा सकता है इन्वोक, तो यहाँ पे 81H इन्वोक नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन सॉट रिलेट्स टू अक्यूज ओन केस, अब वो अपने ही केस की सूचना मांग रहा है। सेक्शन 22 आरटीआई एक्ट ओवरराइड सीआरपीसी, ये इसमें होल्ड किया गया, एंड राइट टू सीक ओन केस। तो इस केस में केस डायरी देने का ऑर्डर हुआ था आफ्टर ट्रायल कंप्लीशन। राजेंद्र जैना वर्सेस सीआईसी, रिट पिटीशन सिविल 8524 2009 दिल्ली हाईकोर्ट, एफआईआर्स एंड कंप्लेंट्स आर पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स आर एक्सेसिबल, एंड वंस इन पब्लिक रिकॉर्ड नो प्राइवेसी राइट। तो इसमें ये होल्ड किया कि जो एफआईआर और कंप्लेंट होती है कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में सीआरपीसी में, ये सभी एक्सेसिबल है, क्योंकि कोर्ट रिकॉर्ड या पब्लिक रिकॉर्ड है, कोर्ट रिकॉर्ड्स आर एक्सेसिबल, तो ये पब्लिक रिकॉर्ड है तो कोई प्राइवेसी का राइट इसमें नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था। इसके आगे डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज एंड एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मामले। टेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड वर्सेस आरके रतूड़ी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये उत्तराखंड में है, लेकिन ये दिल्ली हाईकोर्ट के अंडर में आता है, क्योंकि सीआईसी केसेस दिल्ली में जाते हैं। वर्सेस आरके रतूड़ी, रिट पिटीशन सिविल 903 ऑफ 2013, डीपीसी मिनट्स एंड थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें अपनी प्रमोशन कमेटी के मिनट्स मांगे थे। सो
ये होल्ड किया गया कि एसीआर ऑफ एम्प्लॉइज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड देवदत्त प्रिंसिपल, देवदत्त केस सुप्रीम कोर्ट का है जो आरटीआई के बहुत पहले का है। तो उसमें कहा कि अपनी एसीआर तो दे सकते हैं, और इसके बाद फिर एसीआर के लिए रूल भी उत्तर प्रदेश ने बनाए थे कि एसीआर इज नॉट फॉर हायर एंड फायर, एसीआर होता है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो उसको बताया जाना चाहिए कि आपके परफॉर्मेंस में ये कमी है, ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सके वो अगले साल। तो इसलिए देवदत्त प्रिंसिपल में ये कहा था कि अपना एसीआर कोई मांगता है तो ये उसका राइट है, सो कैन बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय हिमसेल्फ। ये देवदत्त केस में आरटीआई एक्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था 2005 के पहले। कैनॉट बी डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टीज, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी शोन, थर्ड पार्टी प्रोसीजर दैट इज सेक्शन 11(1) एंड 19 फॉर मैंडेटरी। तो 11(1) में नोटिस दिया जाना चाहिए पीआईओ द्वारा, 19(4) में आयोग द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए, तो ये सब मैंडेटरी है। कंपेरेटिव ग्रेडिंग ऑफ अदर्स इज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, जो दूसरों का एसीआर नहीं मांग सकता, वो अपना ही मांग सकता है। तो वो कंपटीशन या वो उस चक्कर में ना पड़े, तो इसलिए दूसरों का नहीं मांग सकता। एंड की डिस्टिंक्शन ओन एसीआर वर्सेस अदर्स एसीआर। तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें ये डिसाइड किया था कि अपना एसीआर अलग बात है, दूसरों का एसीआर अलग बात है। तो अपना एसीआर एम्प्लॉय मांग सकता है, दूसरों का एसीआर नहीं मांग सकता। इसके आगे फाइल नोटिंग्स इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बालेंद्र कुमार, रिट पिटीशन सिविल 120 ऑफ 2010 दिल्ली हाईकोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन कंप्लेंट। तो फैक्ट्स ये थे कि कंप्लेंट टू सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अबाउट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मनी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कंप्लेंट किया गया था और ये कॉपी मांगी थी कि इस पे क्या इंक्वायरी हुई। इट वॉज हेल्ड दैट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल एक्सपेंडिचर नॉट पर्सनल, क्योंकि ऑफिशियल एक्सपेंडिचर है तो यह व्यक्तिगत सूचना नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। एलिगेशंस रिलेट टू ऑफिशियल कैपेसिटी, आरोप भी जो लगे वो भी ऑफिशियल कैपेसिटी के ही है। गवर्नमेंट मनी ट्रांजैक्शंस आर लायबल फॉर ऑडिट, क्योंकि इनका ऑडिट भी होता है, जो गवर्नमेंट ऑडिटर या प्राइवेट ऑडिटर करते हैं, है ना, जो उनका लोकल फंड ऑडिटर या एजी या सीएजी होता है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं। नो कॉन्फिडेंशियलिटी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड, क्योंकि ये तो असेंबली और पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। एम्बेसडर्स रेपुटेशन एनहांस्ड बाय क्लीन रिपोर्ट, यदि क्लीन रिपोर्ट है तो उसका वो रेपुटेशन तो बढ़ जाएगा। सो पब्लिक फेथ इन मिनिस्ट्री स्ट्रेंथन्ड बाय डिस्क्लोजर, देयरफॉर ऑफिशियल एक्ट्स वर्सेस पर्सनल मैटर्स, ये प्रिंसिपल इसमें होल्ड किया गया। और इंक्वायरी रिपोर्ट टू कंप्लेंट दिया जाना चाहिए। तो ये इस तरह से फाइल नोटिस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वाला ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बालेंद्र कुमार। फिर यूपीएससी फाइल नोटिस एंड ओपिनियंस। अब यूपीएससी वर्सेस जीएस संधू, ये पहले भी ये आया था, डब्ल्यू रिट पिटीशन सिविल 4079 2013 दिल्ली हाईकोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रूलिंग ऑन फाइल नोटिस। ये फाइल नोटिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से इसको डिस्कस किया गया। डायरेक्शन जो दिया था, फाइल नोटिस एंड करस्पॉन्डेंस टू बी प्रोवाइडेड, डेट ऑफ नोटिंग और लेटर टू बी रिमूव्ड, कि जो डेट तारीख और ये ना दिया जाए। नेम एंड डेसिग्नेशन टू बी रिडेक्टेड, किसने ओपिनियन दिया उसका नाम और ये उस पर विलोपन किया जाए, सेक्शन 10 में मिटा दिया जाए, या उस पर चीट लगा के फोटोकॉपी किया जाए ताकि वो नाम पता ना चले। आइडेंटिटी मार्कर्स टू बी ब्लॉक्ड एंड थर्ड पार्टी पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी एक्सक्लूडेड। तो ये कुछ सूचना दिया जाए, कुछ ना दिया जाए। तो रैशनल ये था कि इंफॉर्मेशन यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी विथहेल्ड, नेचुरल जस्टिस रिक्वायर्स डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन अचीव्ड थ्रू रिडक्शन नॉट डिनायल, कि इसमें उसका विलोपन किया जाए, सेक्शन 10 इस्तेमाल किया जाए, लेकिन डिनाई ना किया जाए। जो जो दिया जा सकता है वो दिया जाए, बाकी चीजें उस पर मिटा दी जाए, फोटोकॉपी पे मिटा के, इस तरह से मिटाकर फोटोकॉपी किया जाए। तो ये हो सकता है। तो इस तरह का निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था। अब बायोडाटा ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यूपीएससी वर्सेस हवा किंग, रिट पिटीशन सिविल 6086 ऑफ 2013 दिल्ली हाईकोर्ट, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बायोडाटा। इसमें जो गौर हरी कमिला केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये अप्लाई किया गया था। यूपीएससी वर्सेस गौर हरी कमिला 2013 10 स्केल पेज 656 सुप्रीम कोर्ट इन गौर हरी कमिला हेल्ड बायोडाटा ऑफ अदर कैंडिडेट्स इक्वल टू थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, कि जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उसके बीच में का वाद था, कि जो अनसक्सेसफुल है वो जानना चाहता है कि जो सक्सेसफुल है उन्होंने उनके डिटेल दिए जाए। तो बायोडाटा ऑफ अदर कैंडिडेट्स जो है ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 81E एंड 81J। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 81E में भी एग्जाम्प्टेड है, 81J में भी एग्जाम्प्टेड है। नो फाइंडिंग ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सेक्शन 19 फॉर नोटिस टू थर्ड पार्टी नॉट इशूड, जो सूचना आयोग की ड्यूटी है 19(4) में थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर के पहले। एंड सीआईसी कमिटेड सीरियस इलीगैलिटी, सो दिल्ली हाईकोर्ट सेट असाइड डिस्क्लोजर ऑफ बायोडाटा ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि इसमें
सिलेक्टेड कैंडिडेट का बायोडाटा अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जा सकता। सो ये आरटीआई केस था। और इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, यूपीएससी वर्सेस पिंकी गनेडीवाल, रिट पिटिशन सिविल 5/12 of 2010, दिल्ली हाई कोर्ट। पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इंफॉर्मेशन sought was डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूशन एंड ईयर ऑफ पासिंग, फील्ड एक्सपीरियंस और कास्ट। इसमें ये होल्ड किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये इंफॉर्मेशन पर्सनल है जो भी मांगा गया है, नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट शोन, अप्लाइड गौर हरी कामिला प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट का केस था एंड यूपीएससी वाला, एंड विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट फाइंडिंग डिस्क्लोजर कैन नॉट बी ऑर्डर्ड। तो बिना पब्लिक इंटरेस्ट रिकॉर्ड किए ये सूचना नहीं दी जा सकती। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूशन एंड ईयर ऑफ पासिंग, फील्ड एक्सपीरियंस और कास्ट ये सूचना देने से मना किया गया था। फिर पासपोर्ट इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर जयचंद्रन, रिट पिटिशन सिविल 3406 ऑफ 2012, दिल्ली हाई कोर्ट। पासपोर्ट एप्लीकेशंस को इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन माना गया था। इट वाज हेल्ड दैट पासपोर्ट एप्लीकेशन कंटेन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, सो सेक्शन 11 प्रोसीजर इज मैंडेटरी कि इसमें जो भी है 10 दिन, 30 दिन, 90 दिन उसको नोटिस दिया जाए पीआईओ द्वारा, अपील फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी द्वारा, सेकंड अपेलेट अथॉरिटी द्वारा, आयोग द्वारा वगैरह। पासपोर्ट नंबर इज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कैन बी मिसयूज इफ डिस्क्लोज। तो पासपोर्ट नंबर है ये भी पर्सनल है, क्योंकि ये भी अकाउंट नंबर, पासवर्ड या इस तरह की तरह मिसयूज हो सकता है, तो पासपोर्ट नंबर भी नहीं दिया जा सकता। लॉस्ट पासपोर्ट रिपोर्ट कुड लीड टू ऑटोमेटिक रिवोकेशन, कि मान लो कोई वो कर दे कि वो पासपोर्ट खो गया है तो वो ऑटोमेटिक रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सो जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन डजंट निगेट पर्सनल नेचर। तो इन्फॉर्मेशन जनरेट किया जाए तो फिर वो पर्सनल नेचर उसका निगेशन नहीं होता है। की पॉइंट ये था कि सेक्शन 81J प्लस 11 बोथ मस्ट बी फॉलोड, दोनों जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रोविजन रिटर्न नहीं होता है। तो 81J है, पर्सनल तो है, लेकिन उसको करने की जो प्रोसीजर है वो वही है, थर्ड पार्टी नोटिस वगैरह पूरा दिया जाना चाहिए, 11-19 फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये पासपोर्ट इंफॉर्मेशन को इसमें व्यक्तिगत सूचना माना था। अब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है, तो इसमें एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये हम देखते हैं कि मैंडेटरी प्रोसीजरल सेफगार्ड है कि सीपीआईओ इंटेंड्स टू डिस्क्लोज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, जिसमें 81D, 81E और 81J आता है। रिटर्न नोटिस टू थर्ड पार्टी विद इन 5 days, तो ये नोटिस पहले दे दिया जाए, और नोटिस जो है वो 10 दिन का दिया जाता है। मतलब नोटिस 5 दिन के अंदर देना है और सामने वाले व्यक्ति को 10 दिन टाइम दिया जाता है कि आप इसको 10 दिन में जवाब दीजिए। इनवाइट सबमिशन रिटर्न और ओरल फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी है वो ओरली भी मना कर सकती है, रिटर्न भी मना कर सकती है। कंसिडर थर्ड पार्टी सबमिशन, ये सेक्शन 7(7) में भी दिया है कि वो उसका उस पर विचार किया जाएगा। एंड डिसाइड आफ्टर कंसिडरिंग पब्लिक इंटरेस्ट, तो इस पर डिसीजन लिया जाएगा, और डिसीजन के बाद फिर वो डिसीजन जो रिटर्न में कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेट करने के बाद 1 महीना टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन फाइल अपील करने को। सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर जयचंद्रन केस में था, द प्रॉपर अप्रोच इज टू फर्स्ट डिटरमाइन वेदर इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर सेक्शन 81J, एंड इफ एग्जेम्पशन नॉट अट्रैक्टेड देन फॉलो थर्ड पार्टी प्रोसीजर अंडर सेक्शन 11। तो यदि 81J डिनाई करना है तब तो उसमें 11 फॉलो नहीं करना है, लेकिन 81J में डिस्क्लोज करना है तो फिर डिस्क्लोजर के पहले 11 फॉलो करना जरूरी है, यदि वो ये एग्जेम्पशन ये इंफॉर्मेशन पर्सनल है तो। अब इसमें जुडिशियल एम्फेसिस जो था सुभाष चकमा वर्सेस सीआईसी, रिट पिटिशन सिविल 9118 ऑफ 2009, दिल्ली हाई कोर्ट। Information which involves the rights of privacy of a third party in terms of section 81J RTI Act cannot be ordered to be disclosed without notice to such third party। तो इसमें यह था कि जो 81J की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेक्शन 11 की प्रक्रिया के बिना, मतलब 11(1) में नोटिस देके, 11(3) में डिसीजन देके और उसको अपील का टाइम दिए बिना ये डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। ये सुभाष चकमा वर्सेस सीआईसी, दिल्ली हाई कोर्ट का 2009 का जजमेंट है। फिर हरीश कुमार वर्सेस प्रोवोस्ट मार्शल, LPA, लेटर पेटेंट एप्लीकेशन 253 ऑफ 2012, दिल्ली हाई कोर्ट। पीआईओ वाज राइट इन रिक्वायरिंग थर्ड पार्टी प्रोसीजर, कि पीआईओ ने जो भी नोटिस दिया, जो प्रोसीजर किया वो सही है। कास्ट डिस्क्लोज बाय पर्सन इंटेंडेड टू बी कॉन्फिडेंशियल, कि जो कास्ट है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सन वांटेड टू स्टील अ मार्च ओवर फादर इन लॉ, तो ये उसका और फादर इन लॉ का आपस का डिस्प्यूट था। कॉन्स्टिट्यूशनल एम इज कास्टलेस सोसाइटी, प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर, तो इसलिए कास्ट जो है उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें माना गया था। अब एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं, सेक्शन 24, जिसमें इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है। तो सेकंड शेड्यूल ऑर्गेनाइजेशंस पार्शियल लिस्ट, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो,
CEIB, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, काफ़ी लंबी लिस्ट है जो सेकंड शेड्यूल में दिया है। और ये टाइम टू टाइम अमेंड भी किया जाता है। इसका प्रोविजन था कि इंफॉर्मेशन ऑन करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इज नॉट एक्सक्लूडेड, कि एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन से इनको भी अपना पीआई और अपीलीय अधिकारी रखना जरूरी है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन करप्शन की और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है वो इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ेगी। इसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, ये केस है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी वर्सेस हरेंद्र, रिट पिटीशन सिविल 5959 ऑफ 2013 दिल्ली हाई कोर्ट। सर्विस मैटर्स इज नॉट इक्वल टू ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। और उसने सर्विस मैटर्स की इंफॉर्मेशन मांगा, तो सर्विस मैटर के लिए कहा कि ये जो है इसमें नहीं आता, ये सूचना नहीं दी जाएगी। फैक्ट्स ये है कि एससी एम्प्लॉय फॉर डीपीसी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम कैबिनेट सेक्रेटरिएट, सेकंड शेड्यूल ऑर्गेनाइजेशन। अब कैबिनेट सेक्रेटरिएट है वो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में आता है, so cabinet secretariat is exempt under section 24. Service matters, promotion, disciplinary action, pay, pension are not human rights violations, so proviso to section 24(1) is not applicable, and no violation of human rights in denial of promotion. So principle is human rights violations have specific meaning, not all grievances qualify. तो इसलिए ह्यूमन राइट वायोलेशन में सर्विस डिस्प्यूट वगैरह नहीं आते, तो इस तरह से इसमें होल्ड किया गया था। फिर वीकनिंग ऑफ आरटीआई ट्रेंड्स ऑब्जर्व। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो जजमेंट है कमजोर कैसे होता गया। पहला ये था कि प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्शन थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किस तरह से इस राइट को धीरे धीरे कमजोर किया। एक्सपांशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनिशियली इट वाज लिमिटेड टू प्राइवेट मैटर्स, कि पर्सनल को प्राइवेट माना गया था। नाउ एक्सटेंडेड टू प्रोफेशनल और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, अब जो प्रोफेशनल या ऑफिशियल है उसको भी इंक्लूड कर दिया। पब्लिक सर्वेंट्स एसेट्स आर नाउ प्रोटेक्टेड, तो एसेट्स की भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती, जिसमें फिर करप्शन या डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स या कैसे इसको साबित किया जाए, ये बड़ी समस्या इसमें आती है। मेडिकल रीइंबर्समेंट्स एग्जेम्प्ट, कि मेडिकल रीइंबर्समेंट सुप्रीम कोर्ट केस के बाद, जबकि रीइंबर्समेंट तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, केवल मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जेम्प्ट होल्ड किया गया था उस जजमेंट में। तो फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ब्रॉडन, कि वैश्वासिक नातेदारी, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप्स को भी जोड़ दिया गया, तो जे के अलावा ई में भी रोकने लग गए। दूसरा एग्जामिनिंग बॉडीज, और फिर क्योंकि इसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थे अलग अलग 3-4 सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंच के। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो इस तरह से एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र लिखता है, तो उसको भी इन्होंने फिड्यूशियरी में डाल दिया, कि जो एक विभाग दूसरे विभाग को लिखता है तो वो फिड्यूशियरी हो गया, क्योंकि उनके साथ वैश्वासिक नातेदारी हो गई। इस तरह से इसको इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट किया जाने लग गया। थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन एनहांस, कि मैंडेटरी नोटिस रिक्वायरमेंट, कि थर्ड पार्टी की जो प्रोसीजर कंपलसरी कर दिया, तो ये 2012-13 के बाद हुआ, गिरीश रामचंद्र देशपांडे एंड आर के जैन केस के बाद। बर्डन ऑन एप्लीकेंट टू शो पब्लिक इंटरेस्ट, अब उस पर बर्डन डाल दिया गया कि ठीक है 6(2) है, लेकिन वो केवल एप्लीकेशन लेवल पर है। जो फर्स्ट लेवल एपेलेट लेवल है, सेकंड एपेलेट लेवल है, तो एपेलेट लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट बताना पड़ेगा फर्स्ट या सेकंड अपील में, तो ही वो दिया जाएगा। एंड डिलेज इन प्रोसेसिंग, इसकी वजह से काफी डिले हो गया, कि जो पहले सिंपल प्रोसेस था 2010-11 के बाद, ये या 12-13 के बाद, ये लगभग 6.5 महीने का कम से कम टाइम इसमें लग जाता है। फिर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, सेक्शन 24 में एक्सपांडेड एग्जम्पशंस, मोर ऑर्गेनाइजेशंस एडेड टू सेकंड शेड्यूल, क्योंकि सेकंड शेड्यूल अमेंड भी किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा, तो इसमें ये चेंज भी किए गए। नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट्स प्रोविजो, तो करप्शन और ह्यूमन राइट्स को भी इंटरप्रिटेशन नैरो कर दिया गया कोर्ट केसेस में। पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट, कि बर्डन शिफ्ट, कि एक्सेप्शन है तो पीआईओ साबित करेंगे 19(5) में, लेकिन एक्सेप्शन है तो फिर वो एक्सेप्शन उसको साबित करना पड़ेगा क्लॉज डी, ई और आई जे में एप्लीकेंट को, एपेलेंट को। वेग स्टैंडर्ड फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है ये तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है। एंड नो गाइडलाइंस फॉर सेटिस्फैक्शन रिकॉर्डिंग, कि सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना है डिस्क्लोजर के पहले। सब्जेक्टिव असेसमेंट बाय अथॉरिटीज, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है और इसलिए ये इसका इंटरप्रिटेशन सब अपने अपने तरह से करते हैं। प्रोसीजरल हर्डल्स इसकी वजह से बढ़ गए, कि थर्ड पार्टी प्रोसीजर कॉजेज डिलेस, मल्टीपल अपील स्टेजेस, कि इसमें फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और ये सब करना पड़ता है, कभी कभी हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है। टेक्निकल ऑब्जेक्शंस आर प्रिफर्ड एंड नैरो टाइम लिमिट्स, तो ये इसमें मेन प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच रिस्ट्रिक्टिव है, तो सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस से शुरुआत हुई 2011, 8 SCC पेज 497, क्वेश्चन अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट डिस्क्लोजर। इसमें था कि द नेशन डज नॉट वांट ए सिनेरियो वेयर 75% ऑफ द स्टाफ ऑफ
public authorities spend 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. अब ये एक ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी जो शायद उस केस में जरूरी नहीं थी या लागू नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय तो ये दिया था कि 10वीं के 12वीं के बच्चों को मार्कशीट दी जाए, ये निर्णय था पॉजिटिव, लेकिन इसमें ये जो सेंटेंस डाल दिया उसकी वजह से इसको इनडिस्क्रिमिनेटली पीआईओ ने हर जगह पर कोट करना शुरू कर दिया। अब ये ना कोई स्टडी या रिसर्च पर आधारित था कि कहाँ 75% मिसयूज होता है, तो वार्निंग अगेंस्ट मिसयूज था। आरटीआई शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट नेशनल डेवलपमेंट, शुड नॉट बिकम टूल ऑफ ऑपरेशन के लिए यूज ना किया जाए, शुड नॉट इंटिमिडेट ऑनेस्ट ऑफिशियल्स कि अपने चीजें वो ऑनेस्ट ओपिनियन रिकॉर्ड करने में वो हेसिटेट करे, डिमांड शुड नॉट बी इनडिस्क्रिमिनेट, मस्ट सर्व ट्रांसपेरेंसी नॉट हरासमेंट। तो ये जो वार्निंग था सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छे इंटेंशन से किया गया था, लेकिन इसका जो मिसयूज लोगों ने शुरू कर दिया, जगह जगह पर ये पैराग्राफ को कॉपी एंड पेस्ट करना, उसकी वजह से पीआईओ ने इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करना शुरू कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन नहीं था। अब बैलेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, क्योंकि 19 और 21 का बैलेंस कैसे किया जाए, और इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है, क्योंकि दो फंडामेंटल राइट्स है। सो कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है। पहला है प्रो डिस्क्लोजर। प्रो डिस्क्लोजर जो है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, सिटीजन्स राइट टू नो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो ये सब डिस्क्लोजर के फेवर में आर्गूमेंट्स है। जो प्राइवेसी के फेवर में आर्गूमेंट्स है कि इंडिविजुअल डिग्निटी, पर्सनल ऑटोनॉमी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट, efficient administration and confidentiality of sensitive matters। और चूंकि प्रीएम्बल ही कहता है एक्ट का कि ये दोनों के बीच में बैलेंस करना जरूरी है, तो केस बाय केस डिटर्मिनेशन विद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एज टेस्टोन। तो इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट वाली टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उन्होंने बोला कि केस बाय केस हम नहीं करेंगे, अलग अलग पीआईओ, अलग अलग अपीलीय अधिकारी, अलग अलग आयोग, हाईकोर्ट की अलग अलग बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस केस टू केस बेसिस पर डिटरमाइन कर सकती है। मतलब सिर्फ इतनी बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दिया तो मिल जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट साबित नहीं किया तो सूचना नहीं मिलेगी। इस तरह से ये कानून पहले था। अब पब्लिक सर्वेंट्स का जो इनकी प्राइवेसी और भी रिड्यूस होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पब्लिक फिगर्स। सो डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स, सेक्रेटरी जनरल एससी वर्सेस सुप्रीम सुभाष चंद्र अग्रवाल, EIR 2010 दिल्ली हाई कोर्ट, पेज 159। A private citizen's privacy right is undoubtedly of the same nature and character as that of a public servant. Yet, inherent in the situation of the latter is the premise that he acts for the public good in the discharge of his duties and is accountable for them. तो ये एक assumption है कि भाई पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी पब्लिक लाइफ है पूरी, प्राइवेट कुछ भी नहीं है। The nature of restriction on the right to privacy is therefore of a different order. In the case of private individuals, the degree of protection afforded is greater. तो जो प्राइवेट लोग हैं उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन जो पब्लिक फिगर्स है तो उनको, चूंकि दे आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, सो इन द केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी लोअर डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज एट स्टेक। तो इसलिए पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनको राइट टू प्राइवेसी उनका थोड़ा कम हो जाता है। ये इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने होल्ड किया था सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में, जो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। अब पब्लिक इंटरेस्ट इज द डिसिसिव फैक्टर। सो व्हेन डज पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड प्राइवेसी? सो फैक्टर्स टू कंसिडर। अब चूंकि टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है या प्राइवेट इंटरेस्ट ज्यादा है या प्राइवेसी। सो पहला फैक्टर है, इज डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर अकाउंटेबिलिटी? क्या इसका पारदर्शिता से कोई जवाबदेही से कोई संबंध है? दूसरा, डज इट रिलेट टू यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज? क्या पब्लिक का पैसा इसमें जा रहा है? जैसे मोबाइल टेलीफोन नंबर, मोबाइल का बिल कौन दे रहा है, कई चीजें आती है इस तरह की। इज देयर एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसकंडक्ट? क्या कोई करप्शन या मिसकंडक्ट के आरोप है? दूसरा, डज इट अफेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स? और फिर क्योंकि वो भी सिटीजन है, जो पब्लिक फंक्शनरी है वो भी सिटीजन है, तो उसके सिटीजन राइट कम तो नहीं हो रहा है। एंड इज इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर इन्फॉर्म पब्लिक डिबेट? क्या वो सूचना जरूरी है? अब नॉट पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें कहा गया कि पर्सनल क्यूरियोसिटी, मतलब केवल कोई कुछ जानना चाहता है इसलिए आरटीआई लगा दिया, तो पर्सनल क्यूरियोसिटी इज नॉट पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, प्राइवेट लिटिगेशन सपोर्ट। तो प्राइवेट लिटिगेशन यदि हो तो वो डिस्करेज किया जाता है कि उस लिटिगेशन के सपोर्ट के लिए आरटीआई लगा रहा। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि दूसरों का क्या हुआ, दूसरों का प्रमोशन, दूसरों का ट्रांसफर, और ये जो है तो इसको हमेशा डिस्करेज किया जाता रहा है, कैनरा बैंक वर्सेस सी एस श्याम केस में जैसे हुआ था। हरासमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, कि किसी को टारगेट बना देना और उसके पीछे पड़ जाना। और फिर मीडिया सेंसेशनलिज्म, कि जो भी आ गया सूचना मिली सीधा पत्रकारों को भेज दो वो छाप दे, तो ये मीडिया सेंसेशनलिज्म। तो ये जो चीज है इसको डिस्करेज किया जाता है, ये इसको पब्लिक इंटरेस्ट नहीं माना गया। अब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट क्या है? गिरीश रामचंद्र देशपांडे 2013 1 एसपीसी पेज 212 में लिखा है, इट इज a statutory exemption which must operate as a rule and only in exceptional cases would disclosure be permitted, that too for
रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डेमोन्स्ट्रेटिंग सेटिस्फैक्शन टू द टेस्ट ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें जो भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को विस्तार से परिभाषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सो की रिक्वायरमेंट जो बताया था, पहला है एग्जम्पशन इज द रूल फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर इज एक्सेप्शन, कि जो सूचना है जनरली ना दिया जाए और केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही सूचना को दिया जाए, प्रकट किया जाए, प्रकटन किया जाए। रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, प्रकट करना है तो रीजंस भी लिखने पड़ेंगे। एंड सेटिस्फैक्शन मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। सो टेस्ट इज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड बर्डन इज ऑन अप्लीकेंट और अथॉरिटी ऑर्डरिंग डिस्क्लोजर। तो ये अप्लीकेंट पर भी बर्डन है कि वो अपना फर्स्ट या सेकंड अपील में वो बताए, क्योंकि एप्लीकेशन में तो लिखता नहीं है 6(2) की वजह से, लेकिन अब अपील में यदि चला जाता है तो वहां पे उसको बर्डन उसका हो जाता है। और जो अथॉरिटी है जो डिस्क्लोजर ऑर्डर करता है उसको भी ये सब चीजें रिकॉर्ड में लानी पड़ेगी। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट दिया था। अब सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज, क्या क्या सेफ गार्ड है। अब एक्ट में इनहेरेंट कुछ चीजें हैं ऑलरेडी, प्रोटेक्टिंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो हम देखते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन 81J, प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोटेक्टेड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी प्रोसीजर इज मैंडेटरी, क्योंकि इसमें सेक्शन 11 को फॉलो किया जाना जरूरी है और उसके 19 to 19(4) में भी राइट्स है। पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी शोन, तो इसलिए वो प्रोविजन उसमें था। फिडुशियरी इंफॉर्मेशन सेक्शन 81E, सो कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप्स आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि सब कुछ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी पर ही सभी संबंध आधारित होते हैं। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज प्रिजर्व्ड एंड कंडीशनल एग्जेम्पशन। फिर 81H है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ये भी एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करना, तो क्रिमिनल्स मिसयूज ना करे आरटीआई का, इसलिए 81H रखा गया था कि ऑन इम्पेडिमेंट मस्ट बी शोन, जो 3 तरह की इम्पेडिमेंट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन, एप्रीहेंशन एंड प्रोसिक्यूशन। एंड पोस्ट कंप्लीशन डिस्क्लोजर इज लिबरल, कि जब एक बार प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वो बता दिया, जैसे जैसे एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर बता दिया जाता है। तो अब इसमें जो रिडक्शन है मिडल पाथ, ये सेक्शन 10 है कि जो सेवियरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इसमें विलोपन का नियम है, हिंदी में विलोपन कहेंगे इसको रिडक्शन को। सेवियरेबिलिटी अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10(1) says where a request for access to information is restricted on the ground that it is in respect of information which is exempt of disclosure, then access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information. तो यदि एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसमें एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है, तो जो एग्जेम्प्टेड है वो ना दिया जाए, जो नॉन एग्जेम्प्टेड है वो दे दिया जाए। इस तरह से उस डॉक्यूमेंट को इस तरह से फोटोकॉपी किया जा सकता है या सूचना को विलोपन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में। तो उसके बाद ये हाईकोर्ट ने भी ये 10 अप्लाई करना शुरू कर दिया कई जगह कि एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आफ्टर रिमूविंग एग्जेम्प्ट पोर्शंस, रिडाइट नेम्स, डेसिग्नेशंस, आइडेंटिटी मार्कर्स। जैसे पे स्लिप होती है तो उसमें भी अकाउंट नंबर, पैन नंबर और ये सब सूचना नहीं दी जाती, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं। ब्लॉक करना तो बहुत आसान है ना, कि बस किसी का भी गलत 3 बार नाम और पासवर्ड कर दो, उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो जाके अपनी आइडेंटिटी बताते फिरेगा, परेशान हो जाएगा, बताएगा कि मैं आपका वैलिड कस्टमर हूँ, बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बहुत आसान होता है कि 3 बार गलत पासवर्ड टाइप कर दो, किसी को भी परेशान किया जा सकता है। तो इस तरह के साइबर क्राइम बहुत होते हैं। तो ब्लॉक सिग्नेचर्स एंड पर्सनल आइडेंटिफायर्स, तो इसलिए सिग्नेचर और पर्सनल आइडेंटिफायर को ब्लॉक कर दिया जाए तो फॉर्जरी हो सकता है। एंड मेंटेन सब्सटेंस व्हाइल प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, तो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है लेकिन जो मेन सब्सटेंस है वो बता दिया जाए। अब इसमें प्रोसीजरल कॉम्प्लायंस में जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें 10 में भी दिया गया है आगे 10, 2, 3, 4 में कि मैंडेटरी स्टेप्स फॉर वैलिड डिनायल, प्रॉपर इन्वोकेशन ऑफ सेक्शन 8, स्पेसिफाई एग्जैक्ट क्लॉज, कि केवल सेक्शन 8 भी कुछ पीआईओ लिख देते हैं तो उसमें 8(1) लिखा जाना चाहिए, या फिर जो भी क्लॉज है ABCDEFGHIJ लिखा जाना चाहिए, उसका 1 लाइन डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। एक्सप्लेन एप्लीकेशन टू फैक्ट्स, कि हाउ दिस लॉ अप्लाइज टू दिस फैक्ट्स एंड देन प्रोवाइड रीजंस। खास करके एच में तो ये हाईकोर्ट ने बार बार होल्ड किया। थर्ड पार्टी नोटिस सेक्शन 11, कि नोटिस विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर ही नोटिस देना जरूरी है। इनवाइट सबमिशन, कंसीडर ऑब्जेक्शंस अंडर सेक्शन 77, फिर रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिसीजन। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ है, पहला एक ही इट इज ऑन अथॉरिटी डिनाइंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये 19(5) में लिखा है, एंड मस्ट शो एग्जेम्पशन एप्लीकेबिलिटी एंड जेनरिक क्लेम्स आर इनसफिशिएंट। इसके बाद है टाइम लिमिट्स एंड वेस्टेड राइट्स। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओपी नहर, दिल्ली हाई कोर्ट, 30 day रूल क्रिएट्स वेस्टेड राइट। एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन 5/5/2011, नोटिफिकेशन एक्सक्लूडिंग CBI 9/6/2011, 30 days expired before notification, तो वेस्टेड राइट एक्रूड टू एप्लीकेंट, सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन कैन नॉट अफेक्ट। तो इसमें कहा कि वो नोटिफिकेशन जो है वो बाद में किया गया, 1 महीने बाद,
तो उन्होंने कहा कि ये उस पर लागू नहीं होता क्योंकि टाइम लिमिट से विद इन टाइम लिमिट 30 दिन में रिप्लाई का तो उसका राइट बन जाता है। तो उसके बाद कुछ किया गया। सो सेक्शन 7 क्रिएट स्टैट्यूटरी राइट आफ्टर 30 डेज। लेटर चेंजेस इन लॉ डोंट अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिवली टू पेंडिंग एप्लीकेशंस। ये कानून आपने बना भी लिया तो वो पेंडिंग एप्लीकेशंस पे लागू नहीं होगा। इट विल अप्लाई विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट विल नॉट अप्लाई विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वो भविष्य लक्ष्य प्रभाव से लागू होगा, भूत लक्ष्य प्रभाव से लागू नहीं होगा। नाउ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बॉडीज। सो स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन फॉर एकेडमिक प्रोसेसेस, एम्स वर्सेस विक्रांत भूरिया केस, दिल्ली हाई कोर्ट। कोर्ट शुड नॉट इंटरफियर विद एकेडमिक अथॉरिटीज, क्योंकि वो एक्सपर्ट नॉलेज होता है और कोर्ट्स जो होते हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट इन द मेडिसिन और इंजीनियरिंग और अदर फील्ड्स, वो लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। तो एक्सपर्ट व्यूज ऑन एग्जामिनेशन प्रोसेस शुड बी रिस्पेक्टेड। सिलेक्शन इंटीग्रिटी इज पैरामाउंट, क्योंकि सिलेक्शन भी पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फेयर सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। एंड क्वेश्चन बैंक प्रोटेक्शन इज लेजिटिमेट। तो एम्स को अपनी एमसीएच की क्वेश्चन बैंक देने से मना किया था कि वो हायर लेवल है, डॉक्टरेट लेवल है, वो कोई एमबीबीएस जैसा एग्जाम नहीं है। सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जामिनिंग बॉडीज नीड प्रोटेक्शन, क्योंकि पेपर सेटर, एग्जामिनर, इनको जान का खतरा होता है, इनको खरीदा भी जा सकता है, इन पे धमकी भी आ सकती है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। तो ये सब चीजें यदि टीचर्स को ये सब प्रॉब्लम होने लग गए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि एग्जामिनिंग बॉडीज नीड प्रोटेक्शन, इवैल्यूएशन प्रोसेसेस शुड बी कॉन्फिडेंशियल, एग्जामिनर्स आइडेंटिटी इज प्रोटेक्टेड, एंड आंसर बुक्स आफ्टर एग्जामिनेशन केस बाय केस वो दिखाई जाए। तो ये इसमें कैंडिडेट के फेवर में फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब कमर्शियल एंड ट्रेड सीक्रेट्स 81D को देखते हैं, प्रोटेक्शन की या जो तो इसमें भी नोटिस वगैरह, मतलब टेंडर किसी ने दिया तो बिड वगैरह की इंफॉर्मेशन पहले नहीं दी जा सकती जब तक वो टेंडर खुले नहीं है, तो वहां पे 81D लागू किया जाता है। सो प्रोटेक्शन एक्सटेंड्स टू कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। सो की रिक्वायरमेंट इज डिस्क्लोजर मस्ट हार्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि डिस्क्लोजर से यदि कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हार्म हो सकता है तो फिर 81D का एग्जेम्पशन लागू होता है। प्रोटेक्शन इज टाइम बाउंड, केवल कुछ टाइम तक के लिए ही होता है। जैसे कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम के बाद बता दिया जाता है। टेंडर के बाद जब ओपनिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो सब लोग एक दूसरे के रेट्स को नोट करते हैं, नोटिस बोर्ड पे भी लगा देते, बाद में वेबसाइट पर भी डिस्कस करते थे। सो व्हाट इज एग्जाम टुडे मे नॉट बी टुमारो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट, सर्टेन टाइम लिमिट। एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट इवैल्यूएशन, कि किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसके आधार पर ये इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। सेक्शन 22 में ओवर राइडिंग इफेक्ट दिया है, इसको लेकर भी बहुत सारे केसेस होते हैं। आरटीआई एक्ट प्रिवेंट्स ओवर अदर लॉज, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ contained in the Official Secrets Act 1923 and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act. Implications ये है कि आर्मी रूल्स कैनॉट ओवरराइड आरटीआई। तो आर्मी रूल्स जो है, जो आर्म फोर्सेस के जो अलग अलग एक्ट पर हमने एक स्पेशल एपिसोड किया था जिसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स एक्ट हमने डिस्कस किया था। सो आर्मी रूल्स है, ये आरटीआई एक्ट पे ओवरराइड नहीं कर सकते। डीओपीटी इंस्ट्रक्शंस मस्ट गिव, क्योंकि डीओपीटी जो है नोडल डिपार्टमेंट है आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। लेकिन ये भी जो है, इनकी जो इंस्ट्रक्शंस है ये भी आरटीआई एक्ट के ऊपर नहीं है। एंड सर्विस रूल्स आर सबऑर्डिनेट, क्योंकि ये रूल्स है। सेक्शन 122 सीआरपीसी ओवररीडर एंड ओनली आरटीआई एक्ट एग्जम्पशंस वैलिड, कि आरटीआई का एग्जम्पशन लेना है तो यू मस्ट ब्रिंग इट विद इन 81 ABCDEFGHIJ। अब सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन जो है कि पहला, इंफॉर्मेशन रूटीनली डिनाइड, पर्सनल एसेट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस के आधार पर। मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल्स, सुभाष चंद्र अग्रवाल केस। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन विदाउट नोटिस, आर जयचंद्रन। बायोडेटा ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, हवा सिंह केस, दिल्ली हाईकोर्ट। सोर्स ऑफ इनकम, ब्रिजलाल केस, दिल्ली हाईकोर्ट। कॉल डिटेल्स एंड एसएमएस, यशपाल केस। स्पाउस सर्विस डिटेल्स, विजय प्रकाश केस। एंड क्वेश्चन बैंक्स, एम्स। तो इस तरह से ये रिस्ट्रिक्शंस है जो इंफॉर्मेशन जनरली डिनाई की जाती है सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के केसेस के आधार पर। इंफॉर्मेशन जनरली प्रोवाइडेड, जनरली जो मिल जाता है ओन एसीआर विथ रिडक्शन, देवदत्त टीएचडीसी। तो इस देवदत्त सुप्रीम कोर्ट का केस है, टीएचडीसी वाला दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। तो अपना एसीआर मिल सकता है, रिडक्शन मतलब जो नाम वाम डेसिग्नेशन में मिटाकर किसने क्या लिखा। दूसरा, ओन ओएमआर ओआरएस शीट्स, आईआईटी दिल्ली, अपनी ओएमआर या ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट मिल सकती है। फाइल नोटिस रिडक्टेड वी के साथ, तो फाइल नोटिस भी मिल सकती है रिडक्शन के साथ, सेक्शन 10 अप्लाई करके। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स, दैट इज सेनापति, ओपी नाहर, तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद वो रिकॉर्ड मिल सकते हैं। कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड एफआईआर, राजेंद्र जैना केस। ऑफिशियल एक्सपेंडिचर डिटेल्स, बालेंद्र कुमार केस। डीपीसी प्रोसीडिंग्स ऑफ ओन केस,
आर के रतूड़ी, इसमें लिमिटेड वो मिल सकता है इंफॉर्मेशन, एंड केस डायरी आफ्टर ट्रायल, दैट इज इन डीके शर्मा केस। तो ये इंफॉर्मेशन जनरली मिल जाती है। नाउ क्रिटिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जो है, सबसे पहला सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 2011 एट एससीसी पेज 497, डिफाइंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, क्योंकि 8(1)E पर भी इसमें काफी चर्चा की गई थी। बैलेंस ट्रांसपेरेंसी विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड वार्निंग अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट यूज। गिरीश रामचंद्र देशपांडे 2013 1 SCC पेज 2122, assets liabilities are held as public personal information, larger public interest test mandatory and exemption is rule, disclosure is exception। तीसरा केस है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2012-13 SCC पेज 61, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप स्कोप। इसमें वैश्वासिक नातेदारी 8(1)E को डिस्कस किया गया था। लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी डिफाइंड जी का इसमें डिस्कस किया गया था 8(1)G, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इसेंशियल। इसमें इंफॉर्मेशन डिनाई की गई थी सैयद हुसैन अब्बास रिजवी को। यूपीएससी वर्सेस गौर हरी कामिला 2013-10 स्केल 65 पेज 656, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, बायोडाटा एंड एक्सपीरियंस एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्टेड है इसलिए नहीं दिया जा सकता। नो डिस्क्लोजर विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट फाइंडिंग, एंड सेक्शन 8(1)E एक्सेप्शन क्लैरिफाइड, कि एक्सेप्शन किस केस में लागू होता है, कहां दिया जा सकता है। देवदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 8 SCC 725, वैसे जजमेंट 2008 में आया, लेकिन ये आरटीआई के पहले का केस है। तो ACR disclosure to employ mandatory, fairness and transparency required, Article 14 overrides restrictive rules and national justice demands disclosure। तो इसमें अपनी ACR देखने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था। क्रिटिकल जजमेंट से दिल्ली हाईकोर्ट का, सेक्रेटरी जनरल SC वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल AIR 2010 दिल्ली पेज 159, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ प्राइवेसी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सर्वेंट्स डिस्टिंक्शन, एसेट डिस्क्लोजर सेफगार्ड्स एंड फुल बेंच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटेटिव रूलिंग। बाद में ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को होल्ड किया था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कर्नल V.K. शाद, रिट पिटीशन सिविल 499 ऑफ 2012, फाइल नोटिंग मस्ट बी disclosed, no fiduciary in institutional setup and natural justice requires information, redaction is solution not denial। तो रिडक्शन जो है ये सॉल्यूशन है, ये डिनाइल नहीं है, तो इसलिए सेक्शन 10 अप्लाई करके जो दिया जा सकता है वो दिया जाए, जो एग्जाम्प्ट है वो ना दिया जाए। यूपीएससी वर्सेस आर.के. जैन, रिट पिटीशन सिविल 1243 ऑफ 2011, ये आर.के. जैन का दूसरा केस है। पर्सनल वर्सेस पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्शन, पब्लिक एक्टिविटी टेस्ट, तो ये इस केस में डिफाइन किया था। दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल वर्सेस CIC AIR 2010, मतलब उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले का, दिल्ली पेज 216 दिल्ली हाईकोर्ट, सर्विस रिकॉर्ड्स आर पर्सनल इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी प्रोसीजर इज मैंडेटरी, ACRs of others need public interest finding and grades without process insufficient। तो इसमें अरविंद केजरीवाल को RTI में इंफॉर्मेशन डिनाई की गई थी। विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन सिविल 803 ऑफ 2009, प्राइवेसी राइट्स ऑफ स्पाउसेस आर प्रोटेक्टेड, ये हस्बैंड वाइफ भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते क्योंकि एक को दिया तो सबको देनी पड़ेगी। प्राइवेट लिटिगेशन नॉट पब्लिक इंटरेस्ट, तो फैमिली डिस्प्यूट या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये प्राइवेट लिटिगेशन है उनका, उसके लिए दूसरे कोर्ट्स है, फैमिली कोर्ट्स वगैरह। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज वेल डिफाइंड एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज नॉट एब्सोल्यूट, तो ये इसमें होल्ड किया गया था विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। नाउ अब ग्रेजुअली कमजोर कैसे होता गया, तो इसको हम टाइमलाइन में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि आरटीआई एक्ट वाज इनैक्टेड एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन वाज एक्सपेक्टेड। 2008 से 2010 में क्या हुआ? कोर्ट्स एम्फसाइज ट्रांसपेरेंसी, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्क्लोजर एंड देवदत्त एक्सपांड्स ACR राइट्स। इसके बाद दूसरा स्टेज है 2011 से 2013 कि इसमें CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, क्वेश्चन इंट्रोड्यूस, गिरीश देशपांडे, एसेट्स प्रोटेक्टेड, गौर हरी कामिला, थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन एनहांस्ड। तो ये डेवलपमेंट्स हुई। आर.के. जैन केस भी था, CS श्याम केस भी था। 2013 ऑनवर्ड्स रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशंस प्रिवेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सपांडेड, प्रोसीजरल हर्डल्स इंक्रीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट स्ट्रिंजेंट। तो 2013 के बाद ये डेवलपमेंट हुई और उसके बाद फिर DPDP एक्ट वगैरह आ गया। अब इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग जो हुआ है कि CIC's पावर डाइल्यूटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट है CIC के जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिए, क्लैश कर दिए। कोर्ट्स फ्रीक्वेंटली ओवरटर्न CIC ऑर्डर्स, जुडिशियल रिव्यू बिकम्स नॉर्म एंड स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी स्क्रूटिनी ऑफ डिस्क्लोजर ऑर्डर्स, की ऑर्डर का बिल्कुल एक एक चीज को पढ़ा जाता है कि इसमें ये प्रोसीजर फॉलो की, आयोग ने नहीं की, एंड लिबरल स्क्रूटिनी ऑफ डिनायल ऑर्डर्स।
कि जो डिनायल ऑर्डर है उसका लिबरल स्क्रूटिनी किया जाता है, और जो डिसक्लोजर ऑर्डर है तो उसका स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी किया जाता है। इस तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। अमेंडमेंट अटेम्प्ट्स 2019 अमेंडमेंट वी कैन सी एस ऑटोनॉमी, अब ये भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में, सब जुडिस है। टेन्योर एंड सैलरी मेड गवर्नमेंट डिपेंडेंट, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कर सकती है, और रूल्स भी लाए गए 2019 के। रिड्यूस फ्रॉम इंडिपेंडेंट बॉडी टू सबऑर्डिनेट, तो जो इनिशियली जो एक था कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के भी पावर्स आएंगे, और इलेक्शन कमीशन की तरह ऑटोनॉमस हो, तो इलेक्शन कमीशन तो संविधान से बने हैं, लेकिन ये चूंकि स्टैट्यूट से बना है तो ये स्टैट्यूट को चेंज कर दिया गया सेक्शन 13 और 16 में अमेंड करके, और इसलिए इलेक्शन कमीशन के मुकाबले इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पावर कम है। तो इस तरह से चुनाव आयोग और सूचना आयोग में ये दूरिया डिस्टिंक्शन बढ़ता गया। प्रोसेसिंग डिलेस, थर्ड पार्टी प्रोसीजर्स एड टाइम, क्योंकि इसमें फॉलो करना जरूरी है 11, 1, 2, 3, 4 वगैरह। अपील बैकलॉग्स इंक्रीज, ऑथोरिटीज साइड वर्कलोड एंड ट्रांसफर्स इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये कमजोर होता गया। अब कंपैरेटिव एनालिसिस हम यदि देखें कि पहले क्या था 2010 और उसके बाद क्या हुआ, तो पहले जो अप्रोच था 2005 से 2010, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ डिस्क्लोजर, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जेम्पशंस एंड बर्डन ऑन अथॉरिटी टू जस्टिफाई डिनायल, ये अथॉरिटी करे 1905 में। प्राइवेसी ऑफ प्राइवेट पर्संस नॉट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का कोई प्राइवेसी नहीं है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट प्रिज्यूम्ड। करंट अप्रोच जो अभी देखा जा रहा है 2011 से 2024 की एग्जेम्पशंस आर ब्रॉडली इंटरप्रेटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एक्सपांडेड, बर्डन शिफ्टेड टू अप्लीकेंट कि वो साबित करे कि उसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, एटलीस्ट 81 DE और J में, एंड ऑफिशियल्स प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी प्रूवन, तभी वो सूचना दी जा सकती है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ ट्रांसपेरेंसी पर? निगेटिव इंपैक्ट जो हुए कि करप्शन केसेस बढ़ गए, हार्डर टू ऑब्टेन एविडेंस, सबूत नहीं ला सकते क्योंकि RTI से सबूत मिलता था। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सो ऑफिशियल्स एसेट्स आर हिडन, तो फिर वो 13(1)(2) कैसे लगाए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। सिलेक्शन प्रोसेसेस, दैट इज डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी प्रोसीडिंग्स आर ओपेक, तो सिलेक्शन प्रोसेस और प्रमोशन ये भी प्रॉब्लम हो गए। फाइनेंशियल ओवरसाइट, दैट इज एक्सपेंडिचर डिटेल्स आर रिस्ट्रिक्टेड। पॉलिसी डिसीजंस, तो फाइल नोटिंग्स हेवीली रिडैक्टेड, कि बहुत सारी चीजें मिटा दी जाती है इसमें देने से भी पहले। एंड थर्ड पार्टी शील्ड, अर्ली इजी एस्केप रूट, कि हमारा तो नहीं है, थर्ड पार्टी का है। डिलेड जस्टिस, procedural requirements lengthen the process, and chilling effect, fear of litigation deters disclosure, कि इसमें सिविल सूट होता है या दूसरे केसेस होते हैं। Now positive safeguards develop, legitimate protections, privacy of citizens is protected from unwarranted intrusion, तो ये तो एक पॉजिटिव सेफगार्ड है। थर्ड पार्टी राइट्स, सो नोटिस एंड हियरिंग अपॉर्चुनिटी, तो इससे सिविल सूट कम हो सकते हैं, तो इसलिए वो 11 में जो दिए है प्रोसीजर वो सफिशिएंट है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट कॉम्प्रोमाइज, तो इसलिए वो ऑलरेडी एच में प्रोटेक्टेड है। ऑफिशियल आइडेंटिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी, एग्जामिनेशन प्रोसेसेस आर प्रोटेक्टेड, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कमर्शियल इंटरेस्ट, तो ट्रेड सीक्रेट्स आर सेफ गार्डेड, तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज का भी कोई नुकसान नहीं। Security, so intelligence agencies are exempt, and natural justice, that is reduction over denial, तो इस तरह से ये पॉजिटिव सेफगार्ड इस जजमेंट से डेवलप हुए हैं, ये इसका बेनिफिट्स है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया, पहला है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप 8(1)(e), so must show trust and confidence, beneficiary can access own information, third parties can be excluded, and institutional relationships not automatically fiduciary, तो केवल इंस्टीट्यूशनली रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिड्यूशियरी है। दूसरा पर्सनल इंफॉर्मेशन, सो प्राइवेट लाइफ वर्सेस पब्लिक एक्टिविटी टेस्ट, ऑफिशियल्स हैव रिड्यूस्ड प्राइवेसी इन ऑफिशियल एक्ट्स, फैमिली और हेल्थ इंफॉर्मेशन इज जनरली प्रोटेक्टेड, कंटेक्स्ट डिटरमाइंस क्लासिफिकेशन। फिर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कि मैंडेटरी नोटिस एंड हियरिंग, पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट ओवरराइड, प्रोसीजरल कॉम्प्लायंस इज एसेंशियल, एंड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन अवेलेबल थ्रू डिटेक्शन, दैट इज सेक्शन 10। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है क्रिटिकल इशू, ये भी चेंज किया गया, जो पहले 1905 था, तो अब इसमें चेंज क्या हुआ है कि जो who must prove what, दोनों को क्या क्या प्रूव करना जरूरी है। सो अथॉरिटी डिनाइंग इंफॉर्मेशन मस्ट शो स्पेसिफिक एग्जम्पशन इज अप्लीकेबल, पहले तो जो क्लॉज किया वो अप्लीकेबल क्लॉज है। दूसरा हाउ इट अप्लाइज टू फैक्ट, कि इस केस के फैक्ट के कैसे लागू होता है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ओवर राइडिंग प्राइवेसी, कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है इसमें, एंड कैनॉट बी से जेनरिक और वेग, तो केवल क्लॉज लिख देने से नहीं होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन सीकर, अब उसको भी एपिलेट स्टेज पर क्या बताना पड़ता है कि फॉर थर्ड पार्टी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फॉर ओवर राइडिंग एग्जेम्पशन,
कि वो कैसे एक्सेप्शन में आता है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व ये साबित करना जरूरी है, एंड लेजिटिमेट पर्पस। तो ये 4 चीजें साबित किया जाए तो ये इन्फॉर्मेशन सीकर जो है ये शो कर सकता है, ये उसका। सो शिफ्ट ऑब्जर्व बर्डन इंक्रीजिंगली ऑन अप्लीकेंट टू जस्टिफाई डिस्क्लोजर रादर देन अथॉरिटी टू जस्टिफाई डिनायल। तो इस तरह से बर्डन जो है अथॉरिटीज का धीरे धीरे कम हो रहा है और अप्लीकेंट का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद रिडक्शन द बैलेंस्ड अप्रोच जो यूपीएससी वर्सेस जीएस संधू केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, मॉडल फॉर कंप्लायंस कि व्हाट टू प्रोवाइड। तो फाइल नोटिंग कंटेंट करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंस सब्सटेंस। जस्ट इन मिनट, ये माइक ऑफ कर देता हूँ। तो इसमें फाइल नोटिंग कंटेंट, करस्पॉन्डेंस सब्सटेंस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और मटेरियल कंसीडर्ड। तो ये दिया जा सकता है व्हाट टू रीड एट, क्या नहीं दिया जाएगा। ऑफिसर्स सर उसने वाह बंद कर दिया है इन्होंने। ओटीपी म्यूट कर देता हूँ। तो इसमें क्या नहीं दिया जाए 81E में। सो नेम्स ऑफ ऑफिसर्स, डेसिग्नेशंस, डेट्स ऑफ नोटिंग, सिग्नेचर्स, आइडेंटिटी मार्कर्स, थर्ड पार्टी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये ना दिया जाए। सो प्रिंसिपल ये है कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर विद मिनिमम इन्वेशन, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रकट की जाए और मिनिमम इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी हो। इस तरह से एक बैलेंस अप्रोच इसमें दिया था जीएस संधू केस में। अब सेक्शन 98 में सीआईसी के पावर्स क्या है, डायरेक्शंस दैट सीआईसी कैन इशू। 8 तरह की डायरेक्शन वो दे सकते हैं। पहला डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ सीपीआईओस, तीसरा पब्लिश इन्फॉर्मेशन, चौथा चेंजेस इन प्रैक्टिसेस फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पांचवा एनहांस ट्रेनिंग, छठा एनुअल रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट। वो अपनी एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं पार्लियामेंट को या असेंबली को, सूचना आयोग। फिर कंपेंसेशन फॉर लॉस और पेनल्टीज अंडर सेक्शन 20। तो ये सब सूचना आयोग के पावर्स है। लिमिटेशंस क्या है कि कैन नॉट डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो एम्स केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने होल्ड किया था कि जो सूचना को क्रिएट करने का ऑर्डर नहीं दे सकता। तो जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल फॉर्म में भौतिक रूप में वही सूचना है, सूचना नहीं है तो वो 2F को ये करते हुए उसको नई सूचना क्रिएट करने का ऑर्डर नहीं दे सकता है। अब पेनल्टी जो है सेक्शन 20 में, सो फॉर पीआईओस फेलिंग टू कंप्लाई फाइन अप टू ₹25,000 पेनल्टी है वैसे फॉर ईच डेज डिले आफ्टर फाइंडिंग नो रीजनेबल कॉज, एंड डिसिप्लिनरी एक्शन इज पॉसिबल एंड कंप्लेंट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब कंडीशंस इसमें क्या है कि रिफ्यूजल जो 20 की भाषा 20(1)(20)(2) में, रिफ्यूजल विदाउट रीजनेबल कॉज, नोइंगली गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेस, फेल्यूर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस। तो ये चीजें है कि जिसकी वजह से 20(1)(20)(2) में कार्रवाई हो सकती है। सो कोर्ट्स हैव प्रोटेक्टेड ऑफिशियल्स साइटिंग बोनाफाइड इंटरप्रिटेशन। तो जो बोनाफाइड इंटरप्रिटेशन जो करते हैं उनको जनरली सूचना आयोग या कोर्ट बचाते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट का जो डायलेमा आएगी, इसको साबित कैसे करें, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट तो कहीं डिफाइंड है नहीं एक्ट में। सो चैलेंजेस इन एप्लीकेशन, पहला नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा हु डिटरमाइंस इट्स एग्जिस्टेंस, ये डिटरमाइन कौन करेगा, पीआईओ, अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग, पब्लिक अथॉरिटी, कौन करेगा। एंड व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या रहेगा, प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई चीज होने की संभावना है या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, क्या स्टैंडर्ड रहेगा प्रूफ का। क्योंकि क्रिमिनल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, बाकी जगह पर जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में वगैरह प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है कि ऐसा होने की संभावना है। सो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाएगा। फिर सब्जेक्टिव असेसमेंट कि डिफरेंट अथॉरिटीज हैव डिफरेंट व्यूज, जैसा कि 81J में बहुत ज्यादा हो रहा था, इनकंसिस्टेंट डिसीजंस एंड लैक ऑफ गाइडलाइंस। अब एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्टेड पब्लिक इंटरेस्ट, पहला है करप्शन एलिगेशंस। तो करप्शन एलिगेशंस है तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट माना गया बिकॉज क्रिमिनल्स का कोई प्राइवेसी नहीं होना चाहिए। मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, फिर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और एनवायरमेंटल इश्यूज, तो ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के मामले माने गए हैं। व्हाट कोर्ट्स हैव नॉट एक्सेप्टेड एज पब्लिक इंटरेस्ट, अब पब्लिक इंटरेस्ट क्या नहीं है, तो कोर्ट्स के जो जजमेंट्स है उसमें क्या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है वो हम देखते हैं कि रिजेक्टेड क्लेम्स, पर्सनल लिटिगेशन सपोर्ट, विजय प्रकाश केस में कि मामला कहीं कोर्ट में चल रहा है अपना और उसको सपोर्ट करने के लिए, सो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पर्सनल ग्रीवेंसेस, तो पर्सनल लिटिगेशन को सपोर्ट करने के लिए या वकीलों द्वारा जैसे किया जाए, तमिलनाडु के एडवोकेट को डिनाई किया गया था जैसे मद्रास हाईकोर्ट में। जनरल क्यूरियोसिटी, मल्टीपल केसेस, केवल बस जानकारी के लिए, सो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, कि बस जानने के लिए,
तो इस तरह से कुछ आरटीआई, जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक मेरे गांव में एक स्कूल है, मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ, तो उसको ये पूछना चाहिए भाई तेरे को तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये तो बताओ। तो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। दूसरा एकेडमिक इंटरेस्ट और मीडिया सेंसेशनलिज्म। हालांकि जो एकेडमिक इंटरेस्ट वाले होते हैं जनरली अपील ओपील में नहीं जाते, वो केवल रिसर्च पर्पज के लिए यूज करते हैं, सो दैट कैन बी टर्म्ड एक्चुअली मिस यूज। और मीडिया सेंसेशनलिज्म, फिर कॉम्पिटेटिव एड कि जो भी आया सीधा अगले दिन अखबार में छाप दो या वेबसाइट पे कर अपलोड कर दो। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यूपीएससी केसेस में कि अदर कैंडिडेट्स डिटेल्स, सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज, एग्जामिनेशन पैटर्न्स। तो इसको ये डिनाई किया बिकॉज दैट कुड गिव राइज टू एंडलेस लिटिगेशन। तो इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 3-4 केसेस है अलग अलग यूपीएससी बिहार और जो भी है, तो उसमें ये डिनाई किया गया है, डिस्करेज किया गया है। हरासमेंट ऑफ ऑफिशियल्स सीबीएसई, सो फिशिंग एक्सपेडिशन कि वो कब वो मछली पकड़ने गया, अब इसका पब्लिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ये कोर्ट डिस्करेज करता है इस तरह की चीजों को। बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो चीजें है इसको ये एक आरटीआई का बर्डन भी एक एक्स्ट्रा होता है, ना ही पीआई की पोस्ट वगैरह क्रिएटेड है, तो इसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन पर बर्डन की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो इस कारण से ये क्लेम्स रिजेक्ट किए गए कोर्ट द्वारा। नाउ ओन इन्फॉर्मेशन वर्सेस थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, अब ये डिस्टिंक्शन भी बहुत जरूरी है। क्रिटिकल डिस्टिंक्शन ये है कि ओन इन्फॉर्मेशन है तो लिबरल डिस्क्लोजर है कि एम्प्लॉइज ओन एसीआर, ओन ओएमआर आंसर शीट्स, ओन सर्विस रिकॉर्ड्स, फाइल नोटिंग्स अफेक्टिंग सेल्फ, ओन केस इन्वेस्टिगेशन, ओन डीपीसी प्रोसीडिंग्स, प्रमोशन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ओन मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो ये सूचना जनरली मिल जाती है। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो रिस्ट्रिक्टेड है कि अदर्स एसीआर, अदर्स एसेट्स, अदर्स बायोडाटा, फैमिली मेंबर्स डिटेल्स, कलीग्स इन्फॉर्मेशन, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, थर्ड पार्टी मेडिकल रिकॉर्ड्स, तो ये सूचना जनरली डिनाई की जाती है। तो यहाँ पर यह डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है कि अपनी सूचना मांग रहे हैं, थर्ड पार्टी की मांग रहे हैं, और क्या सूचना मांग रहे हैं। देन प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्लासिफिकेशन। अब जो मिस यूज हो रहा है कि जिस तरह से जो एग्जाम्पशन है इसको पीआई किस तरह से मिस यूज करते हैं। ट्रेंड्स इन डिनाइल्स, एवरीथिंग बिकम्स पर्सनल। अब पर्सनल इतना वाइड वर्ड है कि आप तो नाम को भी पर्सनल मान सकते हैं, नाम तो है ही पर्सनल। सो ऑफिस एक्सपेंडिचर क्लेम्ड पर्सनल, ऑफिशियल एक्ट्स टर्म्ड प्राइवेट, पब्लिक फंक्शंस क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल। तो इस तरह से इसका मिस यूज होता है। एवरीथिंग बिकम्स फिड्यूशियरी, वैश्वासिक नातेदारी। तो ऑल इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, क्योंकि हर विभाग एक दूसरे को लेटर वेटर लिखते हैं, तो जो भी लेटर है वो फिड्यूशियरी है। 8(1) का इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है या मिस यूज हो रहा है। ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सभी तरह की रिलेशनशिप, ऑल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डीलिंग्स। देन एवरीथिंग इम्पीड्स इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी एक इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज है तो उससे जांच में बाधा पड़ेगी। सो इवन क्लोज केसेस, डिकेड्स ओल्ड मैटर्स, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक। तो इस तरह से इसका मिसयूज किया जाता है इस एग्जाम्पशंस का। ये ओवर क्लासिफिकेशन इसको हम बोल सकते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन या रिकमेंडेशंस आखिरी कि क्या इसका हो सकता है। सो फ्रॉम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्लियर गाइडलाइंस आर नीडेड कि डिफाइन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, स्पेसिफाई पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये एक्ट में ही डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन 2 में ये होना चाहिए कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या, किसको मान रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है। एट लीस्ट क्योंकि 8(1) हटा दिया गया, मतलब हटा दिया गया, तो अब ये काफी मिस यूज हो सकता है। तो ये चेंजेस है जो इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए। लिस्ट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स, इसका लिस्टिंग होना चाहिए कि क्या है वो, पेशेंट डॉक्टर है, गार्डियन वार्ड है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, एडवोकेट क्लाइंट है, क्या है, प्रिंसिपल एजेंट है। स्ट्रेंथन सीआईसी, तो सीआईसी को स्ट्रेंथ करने के लिए रिस्टोर इंडिपेंडेंस जो 2019 में कम करने की कोशिश की गई। एनफोर्स पेनल्टीज एंड रिड्यूस जुडिशियल इंटरफियरेंस कि जो ऑर्डर को स्टे कर देते हैं फिर सालों सालों केस पड़े रहते हैं। फिर स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स, तो रिड्यूस अपील स्टेजेस, टाइम बाउंड थर्ड पार्टी नोटिस और ऑनलाइन ट्रैकिंग। तो ये प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आजकल बनाया जा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उससे फॉलो करना थोड़ा आसान भी हो रहा है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, सो सेंसिटाइज पीआई को ट्रेनिंग करने के लिए सेक्शन 26 में कुछ ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो रिसोर्स पर्सन भी किए गए, जैसे कि मैं आरटीआई रिसोर्स पर्सन हूँ उत्तराखंड में। सो सेंसिटाइज पीआई, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की जो सेक्शन 41B है, इसमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है, उसको फॉलो किया जाए वेबसाइट्स के माध्यम से। सूचना आयोग भी होस्ट करता है, कई सूचना आयोग होस्ट करते हैं सैकड़ों डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन, और बाकी उनकी डिपार्टमेंट की अपनी भी वेबसाइट हो सकती है। एंड बेटर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट पर डॉक्टर आर एस टोडिया साहब ने बहुत अच्छी किताब भी लिखी थी, उत्तराखंड के जो सीआईसी थे उन्होंने। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, अब इसको हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं कि कॉमन फीचर इन अदर ज्यूरिसडिक्शंस, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो जीडीपीआर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस इन यूरोप। इंडिया में अब डीपीडीपी एक्ट आ गया, वहां पे 2018 का एक कानून है।
प्राइवेसी एक्ट इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो प्राइवेसी एक्ट दूसरे देशों में भी है, भारत में नहीं था, यहाँ पर भी लागू हो गया है नवंबर 2025 के बाद, 13 नवंबर से। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन इज यूनिवर्सल। फिर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड। सो मोस्ट लॉज अलाउ ओवरराइड। तो ज्यादातर जगह पर है, जैसा कि आरटीआई एक्ट में भी था, कि पब्लिक इंटरेस्ट यदि किया जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड दिया गया है 81D, E और J में। बैलेंसिंग टेस्ट कॉमन। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए कि पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है या प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो प्राइवेट पब्लिक इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज कर दिया जाए, प्राइवेट इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज ना किया जाए। इस तरह की टेस्ट है। एंड सिमिलर एग्जाम्पशंस। थर्ड पार्टी राइट्स है कि नोटिस रिक्वायरमेंट्स प्रिवेलेंट, यदि करना भी है डिस्क्लोज तो उसको नोटिस वोटिस दिया जाए, डिसीजन पास किया जाए, अपील का टाइम बाइंड दिया जाए जो उसको जो भी है 10 दिन, 30 दिन, 90 दिन। हियरिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड, कि उसको सुनवाई का मौका दिया जाए, उसको कंसिडर भी किया जाए, नोटिस वोटिस दिया जाए, बुलाया जाए उसको भी, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील आयोग में वगैरह। अपील्स अवेलेबल। इंडिया यूनिक फीचर, एक्सटेंसिव जुडिशियल इंटरवेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये केवल इंडिया में हो रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन या इंटरप्रिटेशन हो रहा है, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि एक्ट में अमेंडमेंट से या पॉजिटिव अमेंडमेंट करके ये खास कुछ चीजें डिफाइन करके, एक दो टर्म्स जो पता है उसको डिफाइन करके ये सॉल्व की जा सकती है। अब इसमें तीनों के लिए क्या क्या सजेशंस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए क्या क्या सजेशंस है। तो इसको हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की पार्लियामेंट्री या इसमें क्या कर सकते हैं एमपी, एमएलए। तो पहला, डिफाइन की टर्म्स, कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन किया जाए, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया जाए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है केवल, और पब्लिक एक्टिविटी। तो ये सब चीजें डिफाइन की जाए। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंट सीआईसी, एडेक्वेट रिसोर्सेस, जो भी मेन मशीन, मटेरियल्स, मनी, सब जो भी है, ये सब रिसोर्सेस बढ़ाया जाए। एनफोर्समेंट पावर्स, कि अपने ऑर्डर को एनफोर्स करने का भी एक्ट में प्रावधान होना चाहिए। सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स, कि सिंगल अपील टाइप, डीम्ड डिस्क्लोजर, कि इसमें फर्स्ट अपील जो होता है तो वो भी एक ऐसा हो गया कि अपील, फर्स्ट अपील जो है वो हमेशा पीआई के फेवर में ही करता है, तो उससे फर्स्ट अपील अधिकारियों से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। डीम्ड डिस्क्लोजर एंड ऑनलाइन पोर्टल्स। पेनल्टीज एनफोर्स स्ट्रिक्टली, क्योंकि पेनल्टी है, फाइन नहीं है, तो इसमें तो केवल वायोलेशन है, इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एनफोर्स स्ट्रिक्टली, इंक्लूड कॉम्पेंसेशन एंड डेटर फ्रिवोलस डिनाइल्स। तो इसे डेटरेंट इफेक्ट होना जरूरी है, बिना डेटरेंट इफेक्ट के वो जो है वो बहुत मीनिंगलेस हो जाता है प्रोविजन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, सुओ मोटो अंडर सेक्शन 4(1)(b), ताकि लोग आरटीआई लगाए ही नहीं, 4(1)(b) में अच्छे मैनुअल बनाए जाए, हो सकता है। रेगुलर अपडेट्स, टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। एक्सेसिबल फॉर्मेट्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट की सिस्टमेटिक फाइलिंग, इजी रिट्रीवल एंड डिजिटल आर्काइव्स। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेनिंग, सो रेगुलर वर्कशॉप फॉर पीआईओस, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स एंड केस लॉ अपडेट्स। फिर पब्लिक अवेयरनेस, नो योर राइट्स, हाउ टू अप्लाई एंड अपील मैकेनिज्म्स। तो इसमें पब्लिक की भी अवेयरनेस करना जरूरी है, ताकि मिसयूज रुके और पब्लिक अवेयर हो और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़े। अब जो इमर्जिंग इशू इसमें आते हैं कि न्यू चैलेंजेस, कि डिजिटल इंफॉर्मेशन, ईमेल्स एंड व्हाट्सएप, क्लाउड स्टोरेज, सोशल मीडिया पोस्ट, मेटा डाटा। मेटा डाटा इज डेटा अबाउट डाटा, मतलब फाइल का साइज क्या है, कब जनरेट की गई, ये सब जो होता है ये मेटा डाटा, कौन से कैमरे से फोटो खींची गई, ये सब मेटा डाटा होता है, डाटा अबाउट डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऑटोमेटेड डिसीजंस, अल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी, एआई जनरेटेड कंटेंट, ये हो सकता है। कोविड-19 इम्पैक्ट, कि इसमें हेल्थ डाटा प्राइवेसी, वैक्सीन इंफॉर्मेशन, पॉलिसी डिसीजंस। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में एक्सपांडेड इंटरप्रिटेशन, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी, ये सब मामले नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ये नए नए इश्यूज है जो आरटीआई में जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो ये चीजें बढ़ रही है 2005 के बाद। अब रिसेंट ट्रेंड देखे 2020 से 2024, सो कंटिन्यूइंग रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच, मोर एग्जम्पशंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई डिबेट, ये होना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिबेट है। पॉलिटिकल पार्टी खुद ही अपने ऊपर आरटीआई लागू करने के अगेंस्ट में है। ऑफिस ऑफ सीजीआई एग्जेम्पशन क्लेम्स, सीजीआई की ऑफिस इससे एग्जम्प्ट होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी। फिर प्रोसीजरल हर्डल्स जो इसमें आ रहे हैं, लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम्स, मोर ट्रांसफर्स एंड टेक्निकल ऑब्जेक्शंस। डिक्लाइनिंग सक्सेस रेट, कि आरटीआई में जो सक्सेस है कि मोर अपील्स नीडेड, हाइयर डिसमिसल रेट, जुडिशियल रिलक्टेंस। इससे जो चिलिंग इफेक्ट हो रहा है कि लोग आरटीआई लगाते नहीं है, सो फियर ऑफ लिटिगेशन,
कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन एंड सेल्फ सेंसरशिप। तो इस तरह से ये ट्रेंड पिछले 5 साल में देखने में आ रहा है। अब नोटेबल रिसेंट केसेस, जो नए नए केसेस है, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है कि इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग initially denied on commercial confidence and Supreme Court intervention needed and eventually dislodged post SC order। कोविड-19 डेटा है, तो इसमें डेथ स्टैटिस्टिक्स है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, पॉलिसी डिसीजंस और मिक्स रिजल्ट्स ऑन डिस्क्लोजर। तो कोविड-19 के टाइम भी आरटीआई में दोनों तरह के निर्णय आए हैं। पीएम केयर्स फंड है, क्लेम्ड एज प्राइवेट ट्रस्ट, आरटीआई एप्लीकेबिलिटी इज डिस्प्यूटेड एंड ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स। तो फिर नाम पीएम केयर्स है, तो ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है। स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू कि कौन सा क्लॉज कितने परसेंट इन्वोक होता है, ये हम यदि देखें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशंस आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन में डिक्लाइनिंग एफिकेसी एप्लीकेशंस का अप्रोक्सीमेट ट्रेंड क्या है। इनिशियल ईयर्स में 2006 से 10 हाई सक्सेस रेट था, मिडिल ईयर्स 2011 से 2015 मॉडरेट सक्सेस है, रिसेंट ईयर्स 2016 टू 2024 डिक्लाइनिंग सक्सेस। तो ये यदि हम देखें तो फिर लगता है जो शैलेश गांधी साहब बोलते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन ना बन जाए। अब कॉमन डिनाइल ग्राउंड्स, सेक्शन 81J 35 to 40%, 81A नेशनल सिक्योरिटी 20 to 25%, 81E फिड्यूशियरी रिलेशनशिप 15 से 20%, 81H हैम्परिंग इन्वेस्टिगेशन 10 to 15%, अदर्स ग्राउंड्स 10 to 15%। ये लगभग स्टैटिस्टिक्स आ रहा है जो एआई की मदद से जनरेट किया गया है। अपील्स ओनली 20 to 30% सक्सीड एट सीआईसी। अब जो सेकंड अपील होती है सीआईसी में, इसमें लगभग 20 से 30% में ही सक्सेस मिलता है, मतलब 70-80% अपील रिजेक्ट होते हैं। फर्दर रिडक्शन एट जुडिशियल रिव्यू कि इसके बाद भी यदि कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो वहां पर फिर और भी कम सक्सेस मिलने के चांस होते हैं। अब हम देखते हैं सक्सेस स्टोरीज। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आरटीआई का जो हुआ है, डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस आरटीआई हैज एक्सपोज्ड करप्शन, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, ये आरटीआई से एक्सपोज हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम अलोकेशन, वेरियस प्रोक्योरमेंट फ्रॉड्स, परचेस के घोटाले। दूसरा इंप्रूव गवर्नेंस, सो बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, ये हो गया है क्योंकि लोगों को डर रहता है एम्प्लॉइज को कोई भी 10 रुपए लगा के कुछ मांग लेगा। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, ऑनलाइन पोर्टल्स, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एम्पावर्ड सिटीजन्स के राशन कार्ड इश्यूज है, पेंशन प्रॉब्लम्स है, लैंड रिकॉर्ड्स है, पब्लिक सर्विसेज है, सो ये धीरे धीरे सिटीजन राइट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 20 साल में देखने में आ रहा है आरटीआई एक्ट का। एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर मोर केयरफुल, बेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिड्यूस आर्बिट्ररीनेस। तो ये इसके फायदे हुए हैं इस एक्ट के। अब जो कंक्लूजन हम देखते हैं कि जो बैलेंसिंग एक्ट की क्या करना चाहिए, कॉम्पिटिंग इम्पेरेटिव्स फॉर डिस्क्लोजर, डेमोक्रेटिक राइट, कॉम्बैट करप्शन, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। प्राइवेसी के फेवर में यदि देखना है तो इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए जरूरी है, पर्सनल ऑटोनॉमी, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट और नेशनल सिक्योरिटी, इसके लिए प्राइवेसी जरूरी है। सो चैलेंज ये है कि फाइंडिंग द राइट बैलेंस विदाउट डिस्ट्रॉइंग आइदर वैल्यू, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फंडामेंटल राइट है और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और अब दोनों लीगल राइट भी है, क्योंकि इसका भी अलग से कानून बन गया है, डीपीडीपी एक्ट, जो पहले नहीं था। सो जुडिशियल फिलोसॉफी जो है कि टू स्कूल्स, दो अलग अलग टाइप के इंटरप्रिटेशन कोर्ट में अभी हो रहे हैं और इसलिए अलग अलग तरह के जजमेंट हमको देखने में मिल रहे हैं। एक जो है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि आरटीआई इज फंडामेंटल राइट, एग्जेम्पशंस मस्ट बी नैरो एंड प्रिजम्पशन फेवर्स डिस्क्लोजर, पब्लिक सर्वेंट्स रिड्यूस प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी इज पैरामाउंट। दूसरा जो कुछ जजेस का व्यू है, जो कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि राइट्स मस्ट बी बैलेंस, प्राइवेसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशंस प्रोटेक्ट लेजिटिमेट इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स प्रोटेक्शन एंड केस बाय केस अप्रोच। सो जो ट्रेंड है कि मूविंग फ्रॉम लिबरल टू कंजर्वेटिव, ये ट्रेंड हमको देखने में मिल रहा है ओवरऑल यदि हम 20 साल के केसेस देखें तो। और जो की टेक अवेज फॉर एप्लीकेंट कि आरटीआई एप्लीकेंट या आरटीआई कार्यकर्ताओं को क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये कि नो योर राइट्स, सेक्शन से एप्लीकेशन प्रोसीजर, उसमें स्पेसिफाई भी करना चाहिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। 30 डे टाइम लिमिट का ध्यान रखा जाए, अपील मैकेनिज्म और एग्जम्पशंस। फ्रेम एप्लीकेशंस केयरफुली, ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा गेम, इसमें कानून ना पढ़ाया जाए, फैक्ट्स लिखे जाए क्या सोचना चाहिए, और ताकि पीआईओ उसको आसानी से चिन्हित कर सके किस पीरियड का है, किस पोस्ट का है, क्या मतलब जो भी है स्पेसिफिकेशन दिया जाए। सो बी स्पेसिफिक, अवॉइड थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, शो पब्लिक इंटरेस्ट इफ एप्लीकेबल एंड साइट रिलेवेंट जजमेंट्स। तो ये चीजें की जा सकती है। जजमेंट्स वगैरह और ये जो है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, ये जनरली एपेलेट स्टेज पर आता है रादर देन एप्लीकेशन इटसेल्फ। बी प्रिपेयर्ड फॉर डिलेज, तो थर्ड पार्टी प्रोसीजर फॉलो हो सकती है। तो थर्ड पार्टी में नोटिस यदि जारी कर दिया तो 30 दिन के बजाय 40 दिन होते हैं।
फिर अपील्स है, जुडिशियल रिव्यू है, कॉम्प्लायंस इश्यूज भी होते हैं। अंडरस्टैंड लिमिटेशंस कि RTI is just a means, it's not an end in itself. So personal information is protected. Some matters genuinely exempt. Public interest must be real and burden may be on applicant. तो ये RTI एक्ट की लिमिटेशन समझना जरूरी है कि ये साधन है, साध्य नहीं है। अब presumed disclosure. So RTI is the rule, secrecy exception. ये authorities, public authorities को ध्यान में रखना जरूरी है। Burden to justify denial, कि जब डिनाई हो तो किस कारण से, किस क्लॉज को इन्वोक करके कर रहे हैं, ये भी करना जरूरी है। प्रोवाइड रीजंस और रिडेक्ट, डोंट डिनाई, कि डिनाई करने की बजाय सेक्शन 10 का यूज किया जाए कि जो दिया जा सकता है वो दे दिया जाए, जो ना दिया जा सकता है वो क्लॉज इन्वोक किया जाए। फॉलो प्रोसीजर। सो सेक्शन 11 थर्ड पार्टी नोटिस, रिकॉर्ड सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन टाइम एंड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो ये सब अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है। अवॉइड ब्लैंकेट डिनाइल्स। सो पूरी एप्लीकेशन के बजाय बिंदुवार निर्णय दिया जाए। अप्लाई एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली, कंसीडर सेवियरेबिलिटी, क्या दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जाता, ईच केस ऑन मेरिट्स। तो केस का मेरिट देखा जाए रादर देन हु इज आस्किंग द इंफॉर्मेशन। जेनेरिक क्लेम्स इनसफिशिएंट, strengthen systems, that is better record management, proactive disclosure, train the PIOs and reduce the discretion। तो ये सब अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है। और लेसन फ्रॉम केस लॉ, ये जो अलग अलग केसेस हमने देखे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, काफी इनपुट दिया था AI को मैंने। सो रिडक्शन इज प्रिफर्ड ओवर डिनाइल। सो प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट मिनिमम नेसेसरी, यूज सेक्शन 10 इफेक्टिवली एंड बैलेंस कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। तो ये जरूरी है, सेक्शन 10 का यूज किया जाए जहां जहां जरूरी हो, इंफॉर्मेशन डिनाई करने की बजाय। ओन इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्क्लोज, कि अपने बारे में कोई मांग रहा है तो जनरली दे दिया जाता है। सो एम्प्लॉइज ओन रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग सेल्फ, नेचुरल जस्टिस डिमांड्स एंड देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस इन दिस। थर्ड पार्टी नीड्स प्रोटेक्शन। तो थर्ड पार्टी है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो इसमें मैंडेटरी नोटिस दिया जाए। कंसिडर सबमिशंस, पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी शोन एंड प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की भी स्थापना हो गई है और वहाँ 250 करोड़ पेनल्टी है। सो प्रोसीजर इज सब्सटेंस। So section 11 compliance is essential. Recording of reasons is mandatory. Time limits must be followed and technical compliance insufficient. तो ये केस लॉ पर से ये चीजें सीखने मिलती है कि प्रोसीजर इज सब्सटेंस, क्योंकि कोर्ट दोनों चीजें देखता है कि क्या करना है और कैसे करना है। सो दोनों का ध्यान रखना है, क्या करना है और कैसे करना है। सो व्हाट एंड हाउ दोनों इंपॉर्टेंट है। A common mistakes by authorities कि लीडिंग टू कोर्ट इंटरवेंशन, पहला है नो रीजन गिवन, कि जेनरिक इन्वोकेशन ऑफ सेक्शन 10, सब सेक्शन नहीं लिखते, क्लॉज नहीं लिखते हैं। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, वो कैसे लागू होता है। प्रिजम्पटिव डिनायल। थर्ड पार्टी नोटिस स्क्रिप्ट, ये डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं। नो अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जेक्ट, सीधा ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं थर्ड पार्टी के, तो इसमें भी सिविल सूट वगैरह हो सकता है। वायलेट्स नेचुरल जस्टिस। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी नोटिस जो है सेक्शन 11(1) का यूज किया जाए। ब्लैंकेट क्लासिफिकेशन, सो ऑल फाइल नोटिंग एग्जेम्प्ट या ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन डिनाइड, नो केस बाय केस एनालिसिस। तो ये भी जो होता है ये एक ओवर जनरलाइजेशन हम कह सकते हैं। डिले टैक्टिक्स, रिपीटेड ट्रांसफर, पीछे 3 में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर फुटबॉल बना दिए उसको। सीकिंग क्लैरिफिकेशंस, ये भी एक होता है कि अननेसेसरी जब सूचना चिन्हित हो पा रही है तब भी क्लैरिफिकेशन मांगना। प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन लीडिंग टू रिजेक्शन, एप्लीकेंट्स की जो मिस्टेक्स होती है RTI एप्लीकेंट्स की, वो देखते हैं कि क्या क्या गलतियां करते हैं। पहला है वेग एप्लीकेशन, नॉट स्पेसिफिक, कि समस्त पत्रावली या जैसे वो था कि 1850 से लेकर पूरे रिकॉर्ड, तो इस तरह के बहुत स्पेसिफिक लिखना जरूरी है। टू ब्रॉड, तो समस्त, ऑल ऐसे शब्द यूज ना किए जाए। फिशिंग एक्सपेडिशंस, कि चलो बैठे बैठे टाइम पास करना है, क्या करे तो यार RTI लगा लो, तो इस तरह की चीजें ना किया जाए। सीकिंग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, दैट इज विदाउट शोइंग पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें प्राइवेट इंटरेस्ट हार्म हो सकते हैं किसी। पर्सनल वेंडेटा, कि चलो बदला निकालना है तो धमकी देते हैं कि तेरे पे RTI लगा लूंगा, सूचना घसीटूंगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि दूसरों से आगे बढ़ने की जो होड़, रेट रेस जो लगी हुई है, इसलिए थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो ये सब है चीजें जो डिस्करेज किया जाना चाहिए। इम्प्रॉपर फोरम, दैट इज रॉन्ग PIO, कि कौन सी सूचना कहाँ हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं कि वो राष्ट्रपति भवन के नीचे किसी से बात ही नहीं करते, और राष्ट्रपति क्या करता है 6(3) में ट्रांसफर कर देता है। ओके, ये सो तो फंडामेंटल राइट है ना सर, ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हाँ फंडामेंटल राइट है ना हम लोग का। वही बोल रहा हूँ, इस इनडिस्क्रिमिनेट है ना फंडामेंटल राइट। और होता क्या है, मतलब वो तो मतलब इस वजह से ये होता ना कि
इसीलिए जो तो है आरटीआई का बेइज्जती आरटीआई हुआ की तो उससे बदनाम हो इसीलिए। जाए कि हाँ यही हाँ, बात है, ये तो उसे समझते नहीं है लोग, हाँ एप्लीकेंट को पावर दे दिया है करो। एप्लीकेंट को ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि रॉन्ग पीआर उसे बिल्कुल सर, मांगी जाए, बिल्कुल। अदरवाइज 6 दिन में भी डिले होता है, फिर 6 दिन में वो टाइम बढ़ता जाता है, फिर एक दूसरे को भेज रहा है, दूसरा तीसरे को भेज रहा है। उत्तराखंड आरटीआई रूल्स में ये भी किया गया कि एक से ज्यादा ट्रांसफर ना किया जाए। फिर एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन कि एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं, प्राइवेट बॉडी पे भी लगाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। नो पब्लिक इंटरेस्ट शोन, सो फॉर प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन, फॉर पर्सनल यूज और फॉर प्राइवेट लिटिगेशन। तो ये जो चीजें होती है इसको जनरली डिस्करेज किया जाता है आरटीआई में। अब मीडिया और सिविल सोसाइटी का जो रोल है इसमें, कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है, कि अवेयरनेस जनरेशन में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, कि नो योर राइट्स कैंपेन्स, सक्सेस स्टोरीज आर पब्लिसाइज्ड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मीडिया का और सिविल सोसाइटी का। एडवोकेसी, दैट इज स्ट्रेंथन द आरटीआई एक्ट, प्रोटेक्ट सीआईसी ऑटोनॉमी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, कि जहां जरूरी हो कानून को भी बदला जाए। मॉनिटरिंग की ट्रैक कॉम्प्लायंस, कि ऑर्डर हो जाने के बाद उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। रिपोर्ट वायोलेशंस, इसको वायोलेशन है तो उसको रिपोर्ट किया जाए। सपोर्ट द अप्लीकेंट्स, लिटिगेशन सपोर्ट किया जा सकता है पीआईएल के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टेस्ट केसेस, लीगल एड। तो ये सब लिटिगेशन को सपोर्ट करने के तरीके हैं जो मीडिया और सिविल सोसाइटी वाले कर सकते हैं। अब इसको हम असेसमेंट करते हैं कि आरटीआई वर्सेस प्राइवेसी। सो आरटीआई कब प्रिवेल करता है? when there is public funds expenditure, official acts of public servants, policy decisions affecting citizens, corruption allegations, selection processes, that is own information and completed investigations in own cases. तो वहां पर आरटीआई का उपयोग सही है। when privacy prevails, so third party personal information, medical records, family details, assets, that is without public interest, कि वो अमीर क्यों बन रहा है, तो वो लेजिटिमेट है इलेजिटिमेट है वो भी तो देखा जाए। ये केवल जेलसी या जलन नहीं होनी चाहिए। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स एंड कमर्शियल सीक्रेट्स। तो ये जो चीजें हैं ये जनरली प्राइवेसी यहाँ प्रिवेल करती है और ये सूचना नहीं मिलती आरटीआई। अब फेल्यूर ऑफ आरटीआई इन इंडिया, इसमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है कि कोर्ट्स विल डेवलप कंसिस्टेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये कोर्ट से सभी की अपेक्षा रहती है। टेक्नोलॉजी विल इनेबल बेटर कॉम्प्लायंस, टेक्नोलॉजी एक अच्छा टूल है और इसको हम यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट में। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर विल इंक्रीज, जैसा बढ़ता भी जा रहा है। पब्लिक अवेयरनेस विल ग्रो, जो बढ़ रहा है। और करप्शन विल रिड्यूस, ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस है हमारी आरटीआई एक्ट से या आरटीआई से। पेसिमिस्टिक व्यू जो है वो ये है कि फर्दर रिस्ट्रिक्शंस आर लाइकली, कि धीरे धीरे जिस तरह से नैरो हो रहा है कि राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन बनता जा रहा है, डीपीडीपी एक्ट है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिफाइंड नहीं है, मोर एग्जेम्पशंस विल बी क्रिएटेड, इम्प्लीमेंटेशन विल वीकन, कि सूचना आयोग को ही अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करने का पावर नहीं है। जुडिशियल इंटरवेंशन विल इंक्रीज, कि कुछ भी हुआ तो सफर। अब इसमें जो रियलिस्टिक व्यू ये है कि मिक्स रिजल्ट विल कंटिन्यू, अच्छी बुरी घटनाएं बाहर होते ही रहेंगी। केस बाय केस अप्रोच विल परसिस्ट, ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ नॉर्म्स, कि धीरे धीरे जब चीजें होती है तो वो कानून बनने में भी टाइम लगता है, तो वो क्या नीड है, टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्शन होने में टाइम लगता है। बैलेंसिंग विल रिमेन चैलेंज, तो बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए जो भी चीज है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है। अब टेक्नोलॉजी एंड आरटीआई कि इसमें डिजिटल एज अपॉर्चुनिटीज, पहला ऑनलाइन पोर्टल्स पढ़ाए जा सकते हैं, इजी एप्लीकेशन फाइलिंग, ट्रैकिंग मैकेनिज्म, डिजिटल डिलीवरी एंड रिड्यूस करप्शन। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर 4.1b में पढ़ाया जाए कि वेबसाइट्स विथ इंफॉर्मेशन, सर्चेबल डाटाबेसेस, ओपन डाटा इनिशिएटिव्स, रियल टाइम अपडेट्स, ये सब किया जाए तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल 4.1b में हो सकता है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, एआई एंड ऑटोमेशन, एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। सो क्विक प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंट सर्च, रिडक्शन टूल्स, कि क्या क्या सूचना देना है क्या नहीं देना है, सेक्शन 10 वाला। एनालिटिक्स, चैलेंजेस जो बनती है डिजिटल डिवाइड, कि जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वो लोग क्या करें। साइबर सिक्योरिटी, ये ग्रोइंग कंसर्न है। साइबर क्राइम्स, डाटा प्राइवेसी, प्राइवेसी ब्रीच भी हो रहा है। एंड टेक्निकल बैरियर्स, तो ये सब चैलेंजेस है कि टेक्नोलॉजी भी जरूरी नहीं कि हर काम टेक्नोलॉजी से हो जाए, तो उसकी लिमिटेशन है अपनी, ये भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर दौड़ने लग जाएगा। अब इसमें दूसरे देशों के जो है, स्वीडन से यदि हम सीखे कि ओल्डेस्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ 1766, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, कि प्रेजम्पशन ऑफ ओपननेस, लिमिटेड एग्जेम्पशंस एंड क्विक एक्सेस। यूएसए का है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट, जुडिशियल रिव्यू है, फी स्ट्रक्चर है एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है। तो ये यूएसए का कानून है। यूके काम देखें तो वहां पे इंडिपेंडेंट कमिश्नर होता है, बाइंडिंग ऑर्डर्स है, कॉस्ट लिमिट्स है एंड पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट है।
साउथ अफ्रीका का कानून हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है एंड प्राइवेट बॉडीज आर आल्सो इंक्लूडेड। इस तरह से साउथ अफ्रीका में है। अब आरटीआई एंड गुड गवर्नेंस, क्योंकि पारदर्शिता और ये साथ साथ चलते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि रिड्यूसेस आर्बिट्ररीनेस, कि मन मर्जी या मनमानी हरकतों को कम करता है, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, एम्पावर्स सिटीजंस, डिटर्स करप्शन एंड इंप्रूव सर्विस डिलीवरी। चैलेंजेस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, चूंकि इसमें मशीन मैन पावर, मनी, मटेरियल्स ये भी लगता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीवॉलस एप्लीकेशंस। तो ये चैलेंजेस इसमें बनी हुई है। नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका? अच्छा, इट्स 1 PM। सो नेट इम्पैक्ट ये है कि डिस्पाइट चैलेंजेस आरटीआई हैज इंप्रूव्ड गवर्नेंस एंड मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। तो इसलिए इसको और आरटीआई एक्ट को जहां जहां कमजोरी या है, कमी है, तो उसको दूर किया जाए, ये इसमें पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है। अब क्रिटिकल एनालिसिस हम देखें कि जुडिशियल अप्रोच क्या है, तो इनकंसिस्टेंसीज ऑब्जर्व्ड। अब जुडिशियरी का जो अप्रोच है उसमें हम देखें कि क्या क्या इनकंसिस्टेंसी है। 3 तरह की है बिटवीन हाई कोर्ट्स। अब आपको कई केस लॉ ऐसे मिल जाएंगे कि एक हाई कोर्ट ने एक अलग निर्णय दिया, दूसरे हाई कोर्ट ने अलग दिया, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेम प्रोविजंस। दूसरा है कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन, और फिर फोरम शॉपिंग, कि अपना फेवरेबल जज है उसके पास ले जाएंगे ताकि अपने फेवर में निर्णय मिले। तो ये बिटवीन हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट में विद इन सेम कोर्ट कि डिफरेंट बेंचेस, डिफरेंट व्यूज, अलग अलग जजेस के अलग अलग व्यूज होते हैं। लैक ऑफ रेफरेंस टू लार्जर बेंच। अब ऐसे मामले में फिर वो बड़ी बेंच भी बनाने से हेजिटेट करते हैं, जनरली सिंगल जज के ही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 जज की बन जाती है, बहुत रेयरली होता है कि 3 जज या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल तो खैर सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। और फिर कोऑर्डिनेशन इश्यूज, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी कि रिसेंट एससी जजमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टिव, अर्लियर अप्रोच वाज मोर लिबरल एंड नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रूलिंग, सो अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट बाय लार्जर एससी बेंच। तो ऐसे जो मामले है वो बड़ी बेंच के सामने जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाए, जैसे पुट्टास्वामी केस में हुआ था। स्पेसिफिक या सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। अब जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है जहाँ पे वेरिंग अप्रोचेस है, पहला है लिबरल डिस्क्लोजर, लोकल गवर्नेंस, दैट इज पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, यहाँ पे लिबरल होना चाहिए। पब्लिक यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ सर्विसेज। रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच जहाँ पे होना चाहिए वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हाई जुडिशियरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है। मिडिल ग्राउंड जो है कि पुलिस, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, बैंक्स, नॉन अकाउंट इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटीज, दैट इज इन एकेडमिक मैटर्स, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये मिडिल ग्राउंड हो सकता है। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में अलग अलग अप्रोच हो सकता है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आरटीआई हम देखें तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट अगेंस्ट आरटीआई। आरटीआई के खिलाफ कौन 3 लोग काम करते हैं? पहला होता है करप्ट ऑफिशियल्स। ये क्यों करते हैं? फियर ऑफ एक्सपोजर, कि हमारा घोटाला पकड़ा जाएगा। दूसरा लॉस ऑफ डिस्क्रिशन, कि मन मर्जी नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी थ्रेट, कि जवाबदेही निश्चित होंगे। पॉलिटिकल क्लास क्यों अपोज करता है? फाइंडिंग ओपेसिटी, फंडिंग ओपेसिटी, कि हमारे फंड्स कहाँ से आते हैं। दूसरा डिसीजन मेकिंग सीक्रेसी, और पैट्रोनेज नेटवर्क, कि जो क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड, प्राइवेट एंटिटीज भी अपोज करती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ये इसमें भी करप्शन बहुत होता है। रेगुलेटरी कैप्चर एंड क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से ये 3 है जो आरटीआई को अपोज करते हैं, मेनली करप्ट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल क्लास एंड प्राइवेट एंटिटीज। सो रिजल्ट ये है कि कांस्टेंट प्रेशर टू वीकन आरटीआई थ्रू अमेंडमेंट्स, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। तो ये तीनों तरीके से आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश चल रही है, कि एक तो जो रिट्रोग्रेड अमेंडमेंट्स, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और या नैरो इंटरप्रिटेशन, रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, कि इसको डिले किया जाए मैक्सिमम। अब इसमें जो हमको डार्क साइड दिखती है कि ओवर 80 आरटीआई एक्टिविस्ट किल्ड सिंस 2005। 80 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई है आरटीआई की वजह से, जो शहीद हो गए हम बोल सकते हैं। मेनी असॉल्टेड एंड थ्रेटन, ये भी कॉमन होता है। हरासमेंट थ्रू फॉल्स केसेस, झूठे केस करके उनको परेशान किया जाए, झूठे क्रिमिनल केस आरटीआई एक्टिविस्ट पर लगाए जाते हैं। सोशल बायकॉट, कि ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट डिरोगेटरी टर्म्स में देखा जाता है। इकोनॉमिक प्रेशर, नोटेबल केसेस, सत्येंद्र दुबे विसल ब्लोअर, मंजुनाथ शनमुगम आईओसी ऑफिसर, अमित जेठवा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, मेनी अननेम्ड एक्टिविस्ट इन रूरल एरियाज। कई केसेस तो पता भी नहीं चलते कि आरटीआई की वजह से हुआ। सो प्रोटेक्शन नीडेड, सो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 इज इनएडिक्वेट, और ये लागू भी नहीं किया गया, तो इसलिए ये जरूरी है। अब क्या रिकमेंडेशन है, कानून में क्या सुधार किए जाने चाहिए? तो रिस्टोर सीआईसी इंडिपेंडेंस, रिवर्ट 2019 अमेंडमेंट्स, फिक्स्ड टेन्यूर एंड सैलरी,
पहले 5 साल ट्रेनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डिफाइन की टर्म्स, दैट इज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पब्लिक एक्टिविटी, ये सब सेक्शन 2 में डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। स्ट्रेंथन पेनल्टीज, सो ऑटोमेटिक पेनल्टीज होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पेनल्टी है, वो कोई फाइन नहीं है। कंपेंसेशन प्रोविजंस एंड सुओ मोटो एक्शन। लिमिट एग्जेम्पशंस, दैट इज सनसेट क्लॉजेस, वो कब तक होने चाहिए, कितने साल तक। जैसे ABCDEFGHIJ तो ऑलरेडी 8.3 में लिखा है कि 20 साल बाद कुछ भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, AC और I छोड़ के। तो उस तरह से हर एक में होना चाहिए कि ये क्लॉज इतने साल तक या इतने महीने तक इन्वोक किया जा सकता है। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लाए जा सकते हैं। पीरियोडिक रिव्यू ये होना चाहिए, और नैरो इंटरप्रिटेशन मैंडेट। तो ये एग्जाम्पशन जो है इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं? पहला, कैपेसिटी बिल्डिंग, कि रेगुलर PIO ट्रेनिंग, अपडेटेड मैनुअल एंड लीगल सपोर्ट। ऑलरेडी मैनुअल्स वगैरह है, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होते। इंटरनेट पर भी अवेलेबल है PIO की हैंडबुक, अपीलीय अधिकारी के हैंडबुक्स वगैरह। वेबसाइट पर भी बहुत अच्छे से सब है, लिखा हुआ है सभी वेबसाइट्स पर सूचना आयोगों की, कि जिसमें किस तरह से कंप्लेंट करना, अपील करना, एप्लीकेशन करना, ये सब दिया होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बेटर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एडेक्वेट स्टाफिंग, ये सब जरूरी है। मॉनिटरिंग में एनुअल रिपोर्ट्स, एनालिसिस, क्योंकि रिपोर्ट तो सबमिट कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस या जो ये रिकमेंडेशंस होता है उसका क्या होता है, तो वो फॉलो करना जरूरी है। कॉम्प्लायंस ऑडिट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन कैंपेन, हमने उत्तराखंड में बहुत सारे कैंपेन इस तरह के वो चलाए हैं। पब्लिक के लिए भी 2-2 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने चलाए हैं एज RTI रिसोर्स पर्सन। सक्सेस स्टोरीज, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स। कोर्ट्स के लिए जो रिकमेंडेशन है कि पहला, कंसिस्टेंसी, कि रेफर मैटर टू लार्जर बेंचेस, कि जहां जहां पर अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, या सुप्रीम कोर्ट के ही अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, तो ऐसे मामले में बड़ी बेंच को मामले रेफर किए जाए। फॉलो प्रेसिडेंट, कि जो पहले के प्रेसिडेंट है उसको फॉलो किया जाए, और जो नजीर है उसको। एंड मेंटेन रजिस्टर्स। टाइमली डिस्पोजल, कि फास्ट ट्रैक RTI मैटर्स, ताकि वो राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो राइट टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ना बन जाए। रिड्यूस एडजमेंट्स, जो तारीख पे तारीख वाला खेल नहीं होना चाहिए। एंड एनफोर्स टाइम लिमिट्स, क्योंकि जब एक्ट में टाइम लिमिट दी गई है तरह तरह की, तो कोर्ट्स में भी ये होना चाहिए टाइम बाउंड। लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, फेवर डिस्क्लोजर, स्ट्रिक्ट व्यू ऑन एग्जेम्पशंस, एंड पब्लिक इंटरेस्ट पैरामाउंट, कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए जो भी हो। प्रोटेक्ट एक्टिविस्ट, तो कॉम्पेंसेट फॉर फ्यूअरलेस लिटिगेशन अगेंस्ट RTI यूजर्स, कि जो झूठे केसेस इन पर कर दिए जाते हैं, झूठे मुकदमे, तो उसके अगेंस्ट में एक्टिविस्ट को बचाया जाए। कॉस्ट अगेंस्ट डिफाइंग अथॉरिटीज, कि इसमें कॉस्ट लगाई जाए जो भी डिफाई करता है उसको, क्योंकि कॉस्ट लगाने का पावर होता ही है जुडिशियरी को। एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस, तो इस तरह से ये किया जा सकता है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पैराडॉक्स ये है कि RTI डबल एज स्वॉर्ड, एक दुधारी तलवार है। अचीवमेंट्स, एक्सपोज करप्शन, इम्प्रूव गवर्नेंस, एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी, क्रिएटेड अवेयरनेस। चैलेंजेस, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस है, पॉलिटिकल अपोजिशन है, एंड वायलेंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट। ये 5 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। सो रियलिटी ये है कि RTI रिमेन्स अ पावरफुल टूल फार फ्रॉम इट्स ओरिजिनल विजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो पहले माना गया था कि RTI आएगा तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इंस्पाइट ऑफ दैट, फिर भी RTI एक बहुत पावरफुल टूल अभी भी बना हुआ है। So what must be done? Protect the core. So resist further amendments, strengthen CIC, enforce penalties, support activists. Expand the scope, so include political parties, cover the private bodies wider. Already DPDP एक्ट में कुछ प्राइवेट बॉडीज कवर हुई है, उसमें भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है DPDP एक्ट में। तो इसमें बड़े जो 2 करोड़ से ज्यादा अकाउंट वाले जो है वो सब में है कि अपनी सूचना आप ले सकते हैं प्राइवेट बॉडी से भी DPDP एक्ट के अंतर्गत। रिड्यूस एग्जाम्पशन, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, तो ये स्कोप इस तरह से बढ़ाया जाए कि एग्जाम्पशन कम किए जाए, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर और बढ़ाया जाए। बिल्ड सपोर्ट, तो सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट जरूरी है, मीडिया कैंपेन, लीगल एड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी है, और इसीलिए हम दूसरे देशों के साथ भी टाइम टू टाइम कंपेयर करते रहते हैं। मॉनिटर एंड इवेल्युएट, सो ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिश स्टैटिस्टिक्स, इसलिए स्टडी और रिसर्च भी बहुत जरूरी है। रिसर्च इम्पैक्ट एंड कोर्स करेक्शन, कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे। तो फाइनल एनालिसिस कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वर्सेस राइट टू डिनाई, द बैलेंस शीट ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 19(1) है, प्रिजम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जबकि राइट टू डिनाई तब होना चाहिए कि जब लेजिटिमेट प्राइवेसी कंसर्न्स है, नेशनल सिक्योरिटी नीड्स है, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिविजुअल डिग्निटी है, तो ऐसे में राइट टू डिनाई होना चाहिए।
The verdict is both rights are important, but the balance has tilted too far toward denial. Recalibration needed to restore RTI's original promise. तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन को अभी बढ़ाने की आवश्यकता है और राइट टू डिनाई जो है इसको कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बैलेंस अभी जो है ये राइट टू डिनाई के फेवर में ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है कि इसमें ये सबको खैर पता ही है जो रेगुलर अटेंड करते हैं। राइट सेक्शन 3 में राइट टू इन्फॉर्मेशन को लीगल राइट बनाया गया। सेक्शन 6 में एप्लीकेशन की जाती है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 7 में डिस्पोजल विद इन 30 डेज है। सेक्शन 8 में एग्जाम्पशन है। 10 में सेवियरेबिलिटी है पृथक्करण। 11 में थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। 19 में अपील्स है। 20 में पेनल्टीज है। 22 में ओवर राइडिंग इफेक्ट है और 24 में एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें ये आखिरी में रेफरेंसेस है जो केसेस मैंने रेफर किए। एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सीआईसी, यूपीएससी वर्सेस गौरहरि कामिला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी, आईसीआई वर्सेस शौनकेश सत्या, आरके जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देवदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जो केसेस है इसमें सेक्रेटरी जनरल एससी वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कर्नल वीके शाह, यूपीएससी वर्सेस जीएस संधू, यूपीएससी वर्सेस आरके जैन, अरविंद केजरीवाल वर्सेस सीआईसी, वेद प्रकाश वर्सेस विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर जयचंद्रन, टीरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस आर के रतूड़ी, नितेश कुमार त्रिपाठी, एम्स वर्सेस विक्रांत भूरिया। ये दिल्ली हाईकोर्ट के केसेस इसमें रेफर किए गए। गवर्नमेंट रिसोर्सेस में जो वेबसाइट्स है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वेबसाइट cic.gov.in, ppt.gov.in, आरटीआई पोर्टल है rti.online.gov.in, ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, CHRIs, आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी, सतर्क नागरिक संगठन। एकेडमिक रिसोर्सेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट डेटाबेसेस, लॉ यूनिवर्सिटी जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स ऑन आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन। बुक्स में राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल गाइड बाय वेरियस ऑथर्स। इसमें शैलेश गांधी साहब का जो क्रिटिक है रेफर किया है केस लॉ कंपेंडियम से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। की डेफिनेशंस ये फुल फॉर्म दिए गए हैं। सीपीआईओ इज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एसपीआई स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एफएए फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी 2H में डिफाइंड है एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी सब आते हैं। इंफॉर्मेशन इज एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल। थर्ड पार्टी इज पर्सन अदर देन एप्लीकेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी। फिडुशियरी रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एप्लीकेशन का टेम्पलेट है कि किस तरह से एप्लीकेशन किया जाए टू द सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट और ऑफिस एड्रेस होना चाहिए। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। डियर सर और मैडम, नेम, रेजिडेंट ऑफ एड्रेस, आई वुड लाइक टू ऑब्टेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सॉर्ट के डिटेल्स होने चाहिए। पीरियड और डेट इफ एप्लीकेबल, ये जरूरी है ताकि सूचना है तो कैसे आपको चाहिए, फोटो कॉपी है, इंस्पेक्शन है, सर्टिफाइड कॉपी, ई कॉपी, ईमेल जो भी है। आई एम enclosing application fee of ₹10 in form of IPO, cash or demand draft. Alternatively, I am a BPL card holder and exempt from fee, attached proof. So yours faithfully, signature, name, address, contact details। इस तरह से एप्लीकेशन करना बहुत सिंपल होता है। कॉन्टैक्ट फॉर क्वेरीज, तो इसमें गवर्नमेंट हेल्पलाइन है rti.online.gov.in, CIC की है cic.gov.in, टोल फ्री नंबर भी इनका दिया हुआ है 1800 111 555। So remember, RTI is your fundamental right. Use it responsibly. Help strengthen transparency. Report violations. Support RTI activists. The right to know is the right to live. So this presentation is based on judicial pronouncements and legal analysis, current as of the knowledge cutoff date. Laws and interpretations may evolve. Always refer to the latest judgments and amendments. ये एक तरह का डिस्क्लेमर भी आप मान सकते हैं। तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू। Sir, ultimately the $1 million question is who will bail the cat? नहीं, ऐसा है, कैट कोई नहीं है, कोई रेड रेस नहीं है। ये सभी को देखो, हमारा मुझे ये कहना है कि अपना जो पार्टिसिपेशन है ना, जो भी हमारा नेचर में पार्टिसिपेशन है, सभी लोगों से हम जुड़े रहते हैं और चारों लेवल पर हम ऑपरेट करते हैं। सेल्फ लेवल पर, फैमिली लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, नेचर लेवल पर। तो ये चारों में पार्टिसिपेशन हमारा होना चाहिए। वो पार्टिसिपेशन को पहचानना और उसको ठीक से निभाना, ये हमारा सभी का दायित्व होता है और वही प्रयास हमको सबको करना चाहिए। बात तो सही है सर, ये तो एकदम 100% करेक्ट है। लेकिन हमारा एक तो पॉइंट यह रेस करना चाहता हूं मैं
मतलब इम्पोर्टेंट है, यह है कि हमारा ओपिनियन में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी सेक्शन 20 का अंदर लाना चाहिए अमेंडमेंट करके, नंबर 1। नंबर 2, सीआईसी में डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच होना चाहिए। काहे के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए किसी को हाई कोर्ट में ना जाना पड़े। और देखिए एक तो चीज, सेक्शन 12(5) में जो क्राइटेरिया दिया गया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, अभी सीटिंग जो कमिश्नर लोग है उसमें हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा 25% इसको फुलफिल कर पाएगा। अभी बेंचेस के बारे में बताता हूँ कि जैसे लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट बहुत सारे कानून लागू करते हैं, जैसे 50-51 लेबर लॉस थे, अब उसमें से 4 लेबर कोड लाए गए, तो वहां पर उन्होंने डिवीजन बेंच का प्रावधान इसमें है। नए लेबर कोड जो 2019-20 के, जो अभी 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए पूरे भारत में, तो वहां पर बेंच का कर दिया गया है कि वहां पर देयर शैल बी 2 जज बेंच, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पहले लेबर कोर्ट में एक ही होता था, तो जैसे लेबर में बेंच का किया है, तो उस तरह से सूचना आयोग में भी जो है, चाहे उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़े या ऑलरेडी वैसे कुछ डिसीजन है ऐसे कि बेंच फॉर्म कर सकते हैं, बल्कि बेंच दूसरी जगह पर भी कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी किया है महाराष्ट्र में है, नागपुर, औरंगाबाद, इस तरह से वहां पर पुणे, तो जो 4 डिवीजन है महाराष्ट्र के, पहले 4 ही थे, तो अब ज्यादा डिविजनल कमिश्नर है, तो इस तरह से वहां पे किया गया है, तो जहां पर आवश्यकता हो वहां पर ये पॉसिबल है और ये किया जाना चाहिए, तो उसमें मेरे ख्याल से बेंच बनाई जा सकती है। और नहीं, इसमें बेंच बनाना हाँ, जरूरी कोई है। लीगल देखिए लीगल